Hello and welcome students. This is Rahim Zulfikar Ali, a teacher for CA AFC4 ICAP subject, that is Introduction to Information Technology. This video tutorial will be in bilingual English and Urdu so that you can understand all the MCQs techniques to attempt in the exam. Let's begin. CA AFC4 students का एक पेपर जो कि इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये पेपर आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है जो कि 1.5 आवर पर टाइम एलोकेटेड होता है और इसमें पासिंग मार्क्स जो आपको गेन करने होते हैं वो 25 मार्क्स हैं। ठीक है। AFC इज़ बेसिकली असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज जिसके 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर और इसको बनाने का मकसद यह है कि स्टूडेंट्स को MCQs अटेम्प्ट करने की डिफरेंट टेक्निक्स को समझाया जाए। देखें, जब हम MCQs की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो परसेप्शन होता है वो ये होता है कि MCQs में 4 चॉइसेस होंगी जिसमें से 3 आंसर्स गलत होंगे, एक आंसर सही होगा और हमें बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को सेलेक्ट करना है जिससे हमें एक MCQ पर एक नंबर मिल जाएगा। देखिए, MCQs जब ICAP आपसे पूछता है किसी भी सब्जेक्ट में, और मैं अगर स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें ऐसे भी MCQs आएंगे जिसमें चारों ऑप्शन सही होंगे और ICAP आपसे पूछ रहा होगा कि जो मोस्ट एफिशिएंट तरीक़ेकार है उस क्यूरी को सॉल्व करने के हवाले से वो सही आंसर है। तो ज़रूरी नहीं है कि MCQ का परसेप्शन आप ये बनाएं कि 4 चॉइसेस में से 3 गलत होंगी हमेशा और एक सही होगी। नहीं, डिफरेंट तरीके के MCQs होंगे। कुछ MCQs में लिखा हुआ होगा ऑल ऑफ द अबव, कुछ MCQs में लिखा होगा नन ऑफ द अबव। ऐसी चॉइसेस भी किसी ना किसी ऑप्शन में होंगी। कुछ MCQs ऐसे होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है किसी ऑप्शन पे कि बोथ A एंड B या बोथ A एंड C आर द राइट आंसर्स। ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे MCQs भी होते हैं टेक्निकली या कॉन्सेप्चुअली या सिनेरियो बेस्ड, ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड ऐसे MCQs होते हैं जिसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन MCQ आपसे रिक्वायर्ड डिमांड ये करता है कि एफिशिएंट तरीका बताओ। और अभी हम जब सॉल्व करेंगे ना 1 बाय 1 MCQs को तो मैं आपको बताऊंगा कि हर MCQ को सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको एक बताऊं कि इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल मिनिमम टाइम में अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। क्योंकि आपको 1.5 आवर का टाइम आपके पास है, 50 MCQs हैं आपके पास, सो डेफिनेटली आपको टाइम मैनेज भी करना है। तो मैं आपको ऐसी शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एडवाइस करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप सही आंसर्स को निकाल लेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैंने मॉडल पेपर का इंतखाब किया है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ने इस मॉडल पेपर को बहुत पहले लॉन्च किया था जब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन जितनी भी MCQs आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम MCQs इंपॉर्टेंट है। इन MCQs में से भी कुछ MCQs आपके एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है। और कुछ MCQs इसमें ऐसे हैं जो आपकी क्वेश्चन बैंक में भी होंगे, यानी जो आप इस वक्त स्टडी टेक्स्ट फॉलो करते हैं। कुछ सिमिलर MCQs आपको यहाँ नज़र आएंगे जो इस मॉडल पेपर में ऐड हुए हुए हैं। ठीक है। सो ये मॉडल पेपर को डिस्कस करने का मकसद क्या है? ये मकसद इस वीडियो ट्यूटोरियल का बनाने का ये है कि एज अ CA AFC4 टीचर मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप अपना पेपर पास करें। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपकी स्ट्रैटेजीज चेंज होती है और आपके MCQs का अटेम्प्ट करने का तरीका और एफिशिएंट हो जाता है, तो डेफिनेटली कमेंट्स में आप मुझे थैंक यू कर सकते हैं। डेफिनेटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, मैं सबके लिए, पब्लिक के लिए ओपन रख रहा हूँ इस वीडियो को, ताकि जो भी स्टूडेंट, चाहे वो कराची से है या इवन पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो 2021 यानी 2021 के मार्च अटेम्प्ट, जून अटेम्प्ट या सितंबर अटेम्प्ट तक ये एग्ज़ाम दे रहा है, अपेयर होगा, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। तो मैं अगेन एक डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ कि इस
मॉडल पेपर को पिक करने का मकसद यही है कि मैं एज अ टीचर इसको सॉल्व करूं, आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताऊं, ठीक है। और एमसीक्यूज़ में आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, ताकि जब आप स्पेसिफिक इस सब्जेक्ट की बात करें तो आप इंशाल्लाह सब्जेक्ट को क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो पेपर पैटर्न तो आई होप आपको पता होगा, जो यहाँ लिखा हुआ भी था। अब हम वन बाय वन एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे। आपको इस ब्लेंडेड पेपर के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर तमाम टॉपिक्स मिलेंगे, तमाम सेक्शंस मिलेंगे, जस्ट लाइक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ भी हैं इसमें, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट भी है, ठीक है। वन बाय वन मैं कोशिश करूँगा जितना डिटेल में मैं समझा सकूँ। मैं हर एमसीक्यूज़ की जस्टिफिकेशन इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ करेक्ट, ठीक है। अब देखें अब यहाँ से टेक्निक्स में आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ कि हाउ टू इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। इंटरप्रिटेशन कैसे होगी कि वो जो एमसीक्यू है वो आपसे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मांग रहा है, या वो आपसे एक न्यूट्रल स्टेटमेंट मांग रहा है, या वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब अगर इस सवाल को आप देखें तो आपसे पूछ रहा है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हर एमसीक्यू का एक डिफरेंट परसेप्शन होगा, उसको अटेम्प्ट करने का एक डिफरेंट तरीका होगा। समटाइम्स 4 ऑप्शंस होंगे, हो सकता है सारे सही हों, ठीक है। अब ज़रा इस एमसीक्यू के आंसर्स को देखते हैं, पढ़ते हैं एक मरतबा। आप मेरे साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, या आप इस वीडियो को पॉज करके भी पहले पढ़ लें और इसके बाद फिर मुझे अगेन सुन लें, जैसा आपको तरीक़ेकार बेहतर लगे। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जुमला बिल्कुल ठीक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास बेसिकली मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उसके ऊपर एक अम्ब्रेला बेस्ड विंडोज़ होता है या मैक होता है, ठीक है। सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली तमाम सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। नंबर 2 बी ऑप्शन है, इट प्रोवाइड सिस्टम सिक्योरिटी। डेफिनेटली सिक्योरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये दोनों आंसर सही हैं। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। सो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है जो यूज़र और कंप्यूटर को आपस में इंटरेक्ट करवाता है थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस एज वेल, वो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। बट डेफिनेटली एक GUI है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसको यूज़र देख रहा है और सिस्टम उसे दिखा रहा है। तो दिस इज़ अ न्यूट्रल सेंटेंस। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। अब मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी आपके सामने आएंगे जिसमें लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव या बोथ A and C, है ना। तो देखिए मोर देन 90% चांसेस यही होते हैं कि उसका जो सही जवाब होता है ना वो वही होता है। लेकिन हम सेफ साइडेड बाकी ऑप्शंस को भी चेक ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम में बैठे हैं और हमें मार्क्स सही से गेन करने, तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कि ऐसे एमसीक्यू जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, दिस विल बी द राइट चॉइस, ठीक है। और ऊपर हमने 3 सेंटेंस को चेक भी कर लिया, हमने पढ़ भी लिया, हाँ वाकई ये सही है या नहीं है, ठीक है। सो इस एमसीक्यू का सही आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन जब आपके सामने आप जो भी आप रेफरेंसेस इस मरतबा यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, जस्ट लाइक अगर हम कहें कि रिसोर्सेज बेसिकली आप यूज़ कर रहे हैं, कोई किताब एमसीक्यूज़ की, या इंटरनेट से आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप स्टडी टेक्स्ट से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें देखिएगा कि ऐसे तमाम एमसीक्यूज़ जिसमें ऑल ऑफ द अबव है या नन ऑफ द अबव है या 2 ऑप्शन सही हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोर देन 90% आर द चांसेस कि वही सही आंसर होता है। लेकिन हमने क्या सजेस्ट किया आपको कि आप बाकी के ऑप्शंस को भी देख के ध्यान से पढ़ के फिर उसका आंसर कीजिएगा। सेकेंड एमसीक्यू की तरफ आते हैं। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट मैं करूँगा, इस वक्त जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, दिस विल बी अ लॉन्ग वीडियो, ठीक है। मैं इस वीडियो को इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 50 एमसीक्यूज़ को मैं डिस्कस करूँगा, 1 by 1 सॉल्व करके दिखाऊँगा, टेक्निक्स बताऊँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा।
तो आपको बहुत रिलैक्स मोड में इस वीडियो को सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लॉन्ग वीडियोस को देख के फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया मेरी इस वीडियो में, तो यू विल हैव अ लॉस। ठीक है, तो अगर आपके पास मोर देन 1 आवर मौजूद है, 1.5 आवर मौजूद है और आप रिलैक्स हैं, तो इस वीडियो को देखें पूरे ध्यान से और फास्ट फॉरवर्ड मत करें। ठीक है, ओके जी। सो MCQ नंबर 2, द मेन पर्पस ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज टू। ठीक है, तो अब आपको यहाँ एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। लेकिन यहाँ इस MCQ में बात की जा रही है कि सेकेंडरी स्टोरेज का मेन पर्पस। ठीक है, देखिए मेन पर्पस की बात की जा रही है। हो सकता है अभी MCQs के चॉइसेस में से 2 ऑप्शंस आपको सही लग रहे हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो इस इंग्लिश के ऊपर देना है। हर MCQ की इंग्लिश को बहुत समझ के साथ पढ़ना है आपको, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड बड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, सो यहाँ आपसे पूछ रहा है मेन पर्पस। अगर सिर्फ एक जनरल पर्पस पूछता तो हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस को कंसीडर करते कि हाँ भाई ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है मेन पर्पस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो इसका मतलब वो एफिशिएंट वे आपसे मांग रहा है, द बेस्ट पॉसिबल आंसर आपसे मांग रहा है। तो पढ़ते हैं चॉइसेस को। ए, इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। क्या ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। बी, टेक बैकअप। क्या बैकअप के लिए यूज हो रहा है। सी, शेयर द डेटा और नेटवर्किंग। क्या शेयरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं नेटवर्किंग पे इस डेटा को शेयर करने के लिए, या फिर इसमें डेटा को स्टोर किया जा रहा है, जो ऑप्शन डी है। अब देखें जो मेन पर्पस है, जो इनिशियल प्राइमरी पर्पस है, ठीक है, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का क्यों हम रखते हैं, क्योंकि हम डेटा को स्टोर कर सकें। दूसरा अगर पॉइंट वो मुझसे मांगता तो मैं फिर बैकअप की तरफ जाता, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम अगर यहाँ इस MCQ में एक्सटर्नल का अल्फाज लिखा हुआ होता कि जी मेरे पास एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और मैं एक्सटर्नल वो है, तो फिर मैं बैकअप यहाँ सेलेक्ट करता। तो जैसे मैंने कहा कि MCQ का जो सेंटेंस होता है ना, उसमें हर एक वर्ड क्रिटिकल होता है, उसको ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है। तो अब यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका मेन पर्पस, क्योंकि प्राइमरी पर्पस इसका ये है रखने का, क्योंकि हम डेटा को स्टोर कर सकें। ठीक है, आई होप आपको ये MCQ समझ आ गया होगा। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, इन तमाम MCQs में टिप्स एंड ट्रिक्स को समझने के बाद, अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स का पोर्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई सवाल है जो इसमें आंसर नहीं किया गया, या कोई और सवाल आपका है, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूँगा। ठीक है, MCQ नंबर 3, इफ़ यू वांट every student to input his roll number and scan his finger for attendance, you need to have a combination of। अब देखें ये MCQ सिनेरियो बेस्ड है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके IT के पेपर में सिनेरियो बेस्ड MCQs भी होंगे, कॉन्सेप्चुअल भी होंगे और टेक्निकल भी होंगे। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज हैं, इन्हीं कैटेगरीज में ये स्प्लिट होते हैं 50 MCQs। ठीक है, तो ये सिनेरियो बेस्ड है। अब सिनेरियो क्या कह रहा है कि हर स्टूडेंट को क्या चीज़ इनपुट करनी है, उसको अपना रोल नंबर इनपुट करना है, साथ ही साथ उसको अपनी फिंगर को स्कैन करना है, ताकि वो वेरीफाई हो सके, वो वैलिडेट हो सके सिस्टम में कि हाँ जी स्टूडेंट प्रेजेंट था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा इस काम को अंजाम देने के लिए। तो हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। ए, कीबोर्ड, माउस, OCR स्कैनर एंड मॉनिटर। बी, टच स्क्रीन एंड बायोमेट्रिक स्कैनर। सी, टच स्क्रीन एंड कीपैड। डी, माउस, मॉनिटर एंड बायोमेट्रिक स्कैनर। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक समझ होनी चाहिए कि ये जो फिंगर स्कैन हो रही है, ठीक है, जो आपका इम्प्रेशन है उस थंब का, उस फिंगर का, तो इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है, और हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट है, बेसिकली जो थंब इम्प्रेशन है, वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, यूनिक है। ठीक है, तो इसको वैलिडेट करने के लिए, इसको स्कैन करने के लिए जो ना हमेशा बायोमेट्रिक स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है।
OCR स्कैनर की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जब हम किसी डॉक्यूमेंट को या किसी इमेज को स्कैन करते हैं ना, उस वक्त हमें टेक्स्ट की रीडेबिलिटी के लिए OCR स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक किताब है, वो उस किताब का पेज मैं स्कैन करता हूँ और उसको मुझे टेक्स्टेबल बनाना है सर्च के लिए, ठीक है, तो उस वक्त OCR स्कैनर्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन किसी चीज़ को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है, बायोमेट्रिक स्कैनर यानी या वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक स्कैनर की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर द फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। और साथ ही साथ अब आपका एक सवाल ये हो सकता है दिमाग में आ रहा हो कि सर उसको अपना रोल नंबर भी तो इनपुट करना है, तो इनपुट डिवाइस तो मैं कीपैड होना चाहिए, हाँ, माउस होना चाहिए ताकि वो स्क्रीन की तरफ कर्सर को ले जाए और कीपैड से टाइप करे। तो देखें एक और चीज़, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हमें एफिशिएंट वे में उस MCQ का आंसर करना है, ठीक है। तो एफिशिएंट वे क्या है कि अगर आपके पास एक टच स्क्रीन है तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों काम कर रहा है। अगर आपके सामने एक स्क्रीन मौजूद है और वो टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन में आपके पास कीबोर्ड होता है। अब आप जिस तरह से आप अपना टच स्मार्टफोन यूज़ करते हैं सिंपल से, आपके पास अलग से कीबोर्ड नहीं है, लेकिन आप अपना जो सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट सेलफोन आपके पास जो है, जो टच स्क्रीन वाला है, तो उसमें कीबोर्ड तो बिल्ट इन होता है ना, तो वो इनपुट का भी काम कर रहा है और उससे आप टाइप भी कर रहे हो। तो इसका मतलब टच स्क्रीन जो है उसमें आपको नज़र भी आ रहा है, यानी वो मॉनिटर का भी काम कर रहा है, प्लस आप कीबोर्ड बिल्ट इन मौजूद है उसमें, तो आप अपना रोल नंबर भी उससे इंटर कर सकते हो। और जब आप उसी टच स्क्रीन के ऊपर बायोमेट्रिक स्कैनर साथ में वो मशीन अगर लगी हुई होगी बायोमेट्रिक स्कैनर की, तो आप अपना इंप्रेशन भी उस पर दे सकते हो ताकि वो वैलिडेट हो सके कि स्टूडेंट प्रेजेंट था। सो इस MCQ का जो सही आंसर है वो टच स्क्रीन एंड बायोमेट्रिक स्कैनर है, ठीक है। MCQ नंबर 4, Which of the following DOS commands will display the IP address of your computer? अब IP एड्रेस क्या होता है? जैसे हम जहाँ रहते हैं तो हमारा एक फ़िज़िकल एड्रेस है कि जी मैं इस पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ कराची में, ये मेरा एड्रेस है ना। इसी तरह से आपके सिस्टम का भी एक एड्रेस होता है, सही है, जिससे पहचाना जाता है कि वो शख्स, वो यूज़र जो है वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। और जो IP एड्रेस होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन 4 कमांड्स में से कौन सी कमांड है जो आपको IP एड्रेस डिस्प्ले करके दिखा दे। तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब आपको एक मैं नेक्स्ट टेक्निक बता रहा हूँ MCQ अटेम्प्ट करने की। फॉर एग्जांपल आपको ये कमांड याद नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन सी कमांड सही है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि आप डोज की विंडो ओपन कर सकें। तो सिंपली आप विंडो R प्रेस करेंगे तो रन की कमांड यानी रन की एक विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। उस पर आपने लिखा CMD, इसका मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड यानी डोस विंडो ओपन हो जाएगी, जो ब्लैक स्क्रीन होती है जहाँ पर आप कमांड्स लिखते हैं, ठीक है। तो CMD इज़ अ शॉर्ट वे टू ओपन दैट विंडो। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने वो स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। ये स्क्रीन आपके सामने देखिए नज़र आ रही है आपको। अब यहाँ पर 4 कमांड्स लिखी हुई हैं। लेट सपोज मैं पहली कमांड टाइप करता हूँ comp_IP। अगर ये सही कमांड होगी तो आपको IP एड्रेस नज़र आ जाएगा, अगर ये गलत कमांड होगी तो नहीं नज़र आएगा। तो देखें इससे क्या बोल रहा है कि ये नॉट रिकग्नाइज, इसका मतलब ये आंसर गलत है। फिर दूसरा आंसर है IP_config, इससे भी नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको किस हवाले से समझा रहा हूँ, मैं इतना बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में आप कैसे इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद लेकिन मेक श्योर कि यू विल कंफर्म कि क्या मुझे ये डोज की कमांड ओपन करने की इजाज़त है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और नॉट। नंबर वन थिंग, ठीक है। नंबर 2, एज फार एज आई नो एज अ टीचर कि AFC 4 का जो सब्जेक्ट है उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशंस को ओपन करके उसको इस्तेमाल करके MCQs का आंसर दे सकते हो, ठीक है। आई एम confirm with these 3 applications, but do ask the ICAP that if they allow to open a command prompt or not, okay। अच्छा, ऑप्शन C की तरफ जाते हैं। ऑप्शन C है IP config। अब जैसे ही मैं इसको लिख के इंटर प्रेस करूंगा और अगर ये ठीक होगा तो मुझे एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस कमांड से IP नज़र आ जाती है
तो व्हाट आई विल डू, आई विल हाइड दैट, बिकॉज मैं इस वीडियो में अपनी एक्चुअल आईपी नहीं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं जो आईपी से आपकी लोकेशन ट्रेस करते हैं, एंड आई डोंट वांट टू शो माय आईपी एड्रेस। लेकिन तरीक़ेकार आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर, यानी ये कमांड बिल्कुल ठीक थी, आपको देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस, ठीक है। ये दो नए स्टाइल्स हैं, 2019 के बाद हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी कि IPv6 और IPv4 बेसिकली आपका IP एड्रेस आपके सिस्टम्स का बता रहे होते हैं। इस वक्त मेरी वीडियो में IP एड्रेस मैंने अपना हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है, वो रीज़न मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इस MCQ का आंसर मैंने आपको दे दिया। So the correct answer is ipconfig. MCQ number 5. In MS Windows, which of the following utility programs provide most appropriate way of deleting unnecessary files and freeing up space on your hard disk? ये कह रहा है कि Windows की ऐसा कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करने में आपकी मदद करे और आपकी हार्ड ड्राइव की स्पेस को फ्री करे, ठीक है। सो हमारे पास जो यूटिलिटी प्रोग्राम है दैट इज़ कॉल्ड डिस्क क्लीन अप, जो अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करता है, टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करता है और आपकी हार्ड ड्राइव स्पेस को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। तो अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, ठीक है, यानी स्टार्ट बटन पे, विंडोज़ के बटन पे क्लिक करें और आप लिखें डिस्क क्लीन अप, तो आपको डिस्क क्लीनअप की एप्लीकेशन यहाँ नज़र आ जाएगी, ठीक है। और जैसे आप इस यहाँ पे पहले ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, जो भी ड्राइव है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम C ड्राइव को कोशिश करते हैं कि कम से कम फिल करें ताकि विंडोज़ की स्पीड पे या कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप ओके करेंगे ये एप्लीकेशन रीड करना स्टार्ट करेगी, अननेसेसरी फाइल्स को रीड करेगी, या आप सामने देख सकते हैं, और आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, डायलॉग विंडो, जो डिस्क क्लीनअप की है, जहाँ से आप टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल्स होती हैं या जो भी आप डाउनलोड्स करके रखते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स में 80 GB का कंटेंट डाउनलोड किया, क्योंकि मैं बहुत सारे कोर्सेज टीच करता हूँ अदर देन AFC4 में। मुझे कॉर्पोरेट में भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने होते हैं, मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरी कैपेसिटी C ड्राइव की कितनी ज़्यादा कंज्यूम हो गई है। तो हम डिस्क क्लीनअप को इस्तेमाल करते हुए अपनी अननेसेसरी फाइल्स या हार्ड ड्राइव की स्पेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 5 MCQs के बाद आपका जो MCQ नंबर 6 है और ऑनवर्ड्स, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप ICAP में भी एग्ज़ाम देंगे तो ये जो 4 सेक्शंस हैं आपके, थ्योरी, एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट, इनके कुछ MCQs नंबर्स एक सीक्वेंस में आपके पास आते हैं और इनका एक वॉल्यूम होता है। यानी आप अज्यूम कर सकते हैं कि जी मेरे पास तकरीबन 4 to 5 या 6 to 7 MCQs थ्योरी के आएंगे, 18 से 20 MCQs मेरे पास एक्सेल से आएंगे, 12 से 15 मेरे पास वर्ड से आ जाएंगे और पावर पॉइंट से 8 से 10 मेरे पास पावर पॉइंट से आएंगे। तो ये इनका कुछ वॉल्यूम्स हैं, इनकी कुछ रेंजेस हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। टोटल तो आपके पास 50 होंगे, लेकिन हर सेक्शन में से जो सेक्शन ज़्यादा वॉल्यूम रखेगा नंबर ऑफ़ MCQs का, वो एक्सेल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, और सबसे लास्ट में थ्योरेटिकल है। थ्योरी से रिलेटेड कभी कभार 3 MCQs आ जाते हैं, कभी कभार 5 या 6 MCQs आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्वेश्चन MCQ नंबर 6 से जो है वो स्टार्ट करें, और यहाँ से एक्सेल का पोर्शन स्टार्ट होता है। MCQ number 6 is, which of the following syntax is correct for using VLOOKUP in Microsoft Excel? So इस MCQ में भी मैं आपको एक और बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ कि इस तरह के MCQs जिसमें पर्टिकुलर एक्सेल से रिलेटेड हों और किसी फंक्शन का आपको सिंटैक्स पूछा जा रहा हो। अब लेट सपोज आपको VLOOKUP का सिंटैक्स पूछा जा रहा है कि जब आप VLOOKUP को अप्लाई करते हैं तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो कौन से होते हैं, और वो उसकी सीक्वेंस क्या है, और इसमें से कौन सा सही है। तो बहुत आसान सा तरीका है, इसमें आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज़ नहीं करनी, बल्कि मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। अब VLOOKUP के अलावा समटाइम्स वो इफ़ फंक्शन से भी पूछ सकता है या कोई भी दूसरा फंक्शन भी हो सकता है। तो बहरहाल अभी हम ये देखते हैं कि VLOOKUP का करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है।
अब एक चीज़ तो कॉमनली ये होगी कि वो जो स्टूडेंट है उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो कि उसको बाय हार्ट याद होगा, वो उसने मेमोराइज़ किया हुआ होगा कि वी लुकअप का इंटायर सिंटैक्स है क्या। लेकिन अगर उसे याद नहीं है तो मैं आपको एक कॉमन सी टेक्निक बताता हूँ जो आपको बड़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल लगेगी। आपने एक्सेल ओपन किया और एक्सेल ओपन करने के बाद उस फंक्शन को लिखा, लेट्स से इक्वल्स टू वी लुकअप, और ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। अब देखें ये जो टूल टिप आपको नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन सिंटैक्स। अब आपके पास एमसीक्यूज में 4 चॉइसेस थी, राइट। आपने ये आंसर यहाँ से देखा, बेसिकली यही तो आंसर है जो आपसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू में, और इसी का तो आपको रिस्पॉन्स करना है। तो आपने यहाँ से देखा और फिर आप अगेन अपनी एग्ज़ाम स्क्रीन पर आए और आपने करेक्ट ऑप्शन पे चेक लगा दिया, ठीक है। तो क्या किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत है इस तरह के एमसीक्यूज में? बिल्कुल नहीं। जब आपके पास एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन को एक्सेस करने की परमिशन है तो आपको एक टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि इन एमसीक्यूज को कम से कम सेकंड्स में कैसे आंसर किया जाए, ताकि आप 1.5 आवर का पेपर आसानी से 50 एमसीक्यूज को दे सकें, ठीक है। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बता दी है, सही है। अब ये क्या कह रहा है, वी लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। तो इस सीक्वेंस को ज़रा देख लेते हैं। तो जनाब ये सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है ऑप्शन बी में, दिस विल बी द राइट आंसर, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेल के ऐसे तमाम एमसीक्यूज जिसमें सिंटैक्स पूछा जा रहा हो या इवन डेफिनेशन पूछी जा रही हो, या इवन अगर किसी स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन पूछी जा रही हो, तो उसकी टेक्निक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज अगर वी लुकअप की डेफिनेशन पूछी जाती तो आप कैसे करते हो, उसको कैसे देखते हैं। सो इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इसके बाद आप एक्सेल एप्लीकेशन में देखें तो फॉर्मूला बार से पहले ही एक FX बटन है, इंसर्ट फंक्शन बटन मौजूद है। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है। तो देखें ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई आ गई इस फंक्शन की। इवन अगर आप किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट की फील्ड में क्लिक करेंगे तो नीचे उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन भी आ जाएगी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। तो आप इन तमाम चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें इसको बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं थी और आपने बहुत ही कम सेकंड में इसका आंसर दे दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इफ फंक्शंस दैट कैन बी नेस्टेड एज वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स आर्ग्यूमेंट इज 64। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के बाद जितने भी वर्जन्स हैं 2010, 13, 16, उन तमाम में आप एक्सेल के अंदर एक सेल में मैक्सिमम 64 टाइम्स इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। तो ये नंबर आपको याद रखना होगा कि आप एक सेल में मैक्सिमम 64 टाइम्स इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हो। MCQ नंबर 8, इन एन MS Excel वर्कशीट व्हेन यू सब टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखें यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा है और कौन सा फंक्शन अप्लाई करने का कह रहा है, सब टोटल, सच एज सब टोटल 109 A2 till K2 and A3 till K3, then in the given range hiding any। अब मैं इस MCQ को पहले एक्सप्लेन कर दूं। एक रेंज है A2 से K2 और A3 से K3 जिसमें एक सब टोटल का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कोई भी चीज़ हाइड करते हो तो उससे क्या चीज़ इफ़ेक्ट होगी, वो इन 4 चॉइसेस में बताया गया है। अब मैं आप बताता हूँ कि इसको भी टेक्निकली हैंडल करने का क्या तरीका होगा, ठीक है ना। तो आपने एक्सेल ओपन किया, ठीक है, एक्सेल में आपने एक न्यू बिल्कुल ब्लैंक शीट ओपन कर ली। MCQ में देखिए क्या लिखा हुआ है, सब टोटल, यानी इस फंक्शन को हमें अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डेटा बना लूँगा और वो फेक डेटा होगा, टेम्परेरी डेटा होगा, ठीक है ना। A2 से K2 में मैं एक डेटा ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने कहा जी A2 से K2, यानी ये रॉ मैंने सेलेक्ट किया और इसमें मैंने एक नंबर ऐड किया, लेट्स सपोज 50।
हर सेल में सेम वैल्यू रखी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और रेंज है A3 से K3 जो आपको यहाँ MCQ में नज़र आ रही है। तो जनाब A3 से K3 में भी एक वैल्यू रख लेते हैं, कोई भी अपनी मर्जी की, ठीक है। डेटा बन गया, सही है। अब सब टोटल का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। लेट सपोज मैं सब टोटल का फंक्शन यहाँ किसी डिफरेंट कॉलम के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो डेटा है और जब मैं इसमें से किसी स्पेसिफिक रेंज को हाइड करूँगा तो मुझे उसका इम्पैक्ट देखना है, ठीक है। तो सब टोटल का फंक्शन क्या कहता है, सब टोटल 109, ठीक है जी। फर्स्ट रेंज वॉज A2 till K2 एंड देन सेकेंड रेंज वॉज फ्रॉम A3 till K3 जनाब, ठीक है। तो मेरे पास टोटल आ रहा है 1650 का। अब उसने कहा कि लेट सपोज हम हाइड करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सब टोटल के नंबर पे। इस वक्त आ रहा है 1650। तो लेट सपोज अगर मैं 3 कॉलम्स, वैसे एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर्पस क्या है हाइड करके देखना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो लेट सपोज अगर मैं 3 कॉलम्स हाइड कर दूं तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ा, नहीं। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंजेस में सब टोटल अगर किसी ने 109 लगाया है और उससे कॉलम्स हाइड हो जाते हैं तो टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो इसको हम अनहाइड कर लेते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर रॉ को हाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या टोटल चेंज हो जाता है, यस टोटल चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब रॉ के हाइड करने से इस पर्टिकुलर नेचर ऑफ फंक्शन पे नंबर रिवाइज हो जाएगा। इसका मतलब इसने हिडन रॉस के नंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, सब टोटल ने हिडन रॉस के डेटा को एक्सक्लूड कर दिया और जो चीज विजिबल है वो नजर आ रही है। अगेन मैं इसको अनहाइड करता हूं तो देखें टोटल आपका चेंज हो गया। कॉलम के हाइड और अनहाइड से टोटल चेंज नहीं होता सब टोटल में, लेकिन रॉ के हाइड और अनहाइड करने से चेंज होता है विद इन 109, ठीक है जी। तो अब हम जरा MCQ में करेक्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। जब हमें ये चीज समझ में आ गई लॉजिकली, अब हम इसका आंसर करते हैं। कॉलम और रॉ विल नॉट अफेक्ट द सब टोटल, ऐसा नहीं है। क्या चीज अफेक्ट कर रही थी, रॉ अफेक्ट कर रही थी। तो हम देखते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कॉलम विल नॉट अफेक्ट द सब टोटल बट हाइडिंग अ रॉ विल अफेक्ट द सब टोटल। यस, यही तो सही आंसर है जो अभी हमने देखा, ठीक है। तो आपने देखा कि कोई चीज याद नहीं की हुई, रट्टा नहीं लगाई हुई, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस होती है इन एप्लीकेशंस के ऊपर तो हम फौरन से एक डेटा क्रिएट करके और उसका आंसर विद इन 1 मिनट, विद इन 1.5 मिनट दे सकते हैं। अब बज़ाहिर मैं एक ऐसा स्टूडेंट होता कि जो मैं प्रैक्टिस ना करूं तो एग्ज़ाम में क्या होगा, मैं हर एक ऑप्शन को पढ़ूंगा और मुझे और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और मैं उस MCQ का सही आंसर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस MCQ नंबर 8 जो कि एक्सेल से रिलेटेड है उसकी टेक्निक क्या थी सॉल्व करने की। हमने एप्लीकेशन का सपोर्ट लिया और एक्सेल की एप्लीकेशन का सपोर्ट लेते हुए हमने इस MCQ को बहुत आसानी से सॉल्व किया, ठीक है। चले जी, अब आते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। MCQ नंबर 9, इन एन MS Excel वर्कशीट यू कैन डिस्प्ले डॉलर सिंबल विथ न्यूमेरिक वैल्यूज ऑटोमेटिकली इफ यू सेलेक्ट द नंबर फॉर्मेट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, लेट्स से कि एक एक्सेल का सेल है, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। एक एक्सेल का सेल है, इसमें एक नंबर हम लिखते हैं, लेट्स सपोज 500, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस 500 के साथ डॉलर का साइन मुझे दिखाना है, ठीक है। तो हमारे पास होम टैब में नंबर के ग्रुप में कैटेगरीज होती हैं। तो अगर आप देखें तो करेंसी और अकाउंटिंग ये दो ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर का साइन लगा हुआ है। अच्छा, जब आप करेंसी पे क्लिक करेंगे तो देखें डॉलर का साइन बिल्कुल अमाउंट के साथ ही अटैच है, ठीक है। और जब आप अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे तो डॉलर का साइन मौजूद तो है उसी सेल में, लेकिन थोड़ा सा गैप है और फिर अमाउंट है। यानी एक वक्त में मैं या तो करेंसी पे क्लिक करूं तो डॉलर का साइन मुझे नज़र आता है, या फिर मैं अकाउंटिंग पे क्लिक करूं, इस फॉर्मेट पे क्लिक करूं तो मुझे डॉलर का साइन नज़र आता है। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल में जो डेटा या नंबर मौजूद है उसमें मैं ये दोनों एक साथ अप्लाई कर सकूं, एक वक्त में एक होगा, लेकिन डॉलर का साइन दोनों के साथ आ सकता है, ठीक है। अब ज़रा इस MCQ को आंसर करते हैं। अकाउंटिंग ओनली, करेंसी ओनली, बोथ अकाउंटिंग एंड करेंसी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दोनों एक साथ,
जो कि मैंने कहा ऐसा नहीं है, एक वक्त दोनों ऑप्शन है तो सही, लेकिन एक वक्त में एक। सो इस MCQ का सही आंसर क्या होगा, आइदर अकाउंटिंग और करेंसी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। इन एन एक्सेल वर्कशीट एज ऑफ एम्प्लॉइज इज स्टोर्ड इन कॉलम बी। अच्छा, अब देखें ये एक सिनेरियो बेस्ड MCQ है और मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम बी के अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ की एज मौजूद है और कॉलम सी में उनकी एनुअल अर्निंग मौजूद है कि साल में वो जितना कमाते हैं वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कॉलम बी में भी डेटा है, कॉलम सी में भी डेटा है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल गिव द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काउंट बताना है बेस्ड ऑन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, हु आर मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड। ये कह रहा है उन एम्प्लॉयज का काउंट बताओ जो 40 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं। वो यहाँ ये नहीं कह रहा कि जो 40 या 40 से अबव है, वो कह रहा है मोर देन। वो इक्वल का उसने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे, उसने कहा मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड, यानी 40 से बड़े हों और साथ ही साथ उनकी जो अर्निंग है वो 6 लाख या 6 लाख से ज़्यादा हो। क्योंकि यहाँ उसने यहाँ लिख दिया एंड हैविंग अर्निंग ऑफ ₹6 लाख विच इज़ इक्वल टू 6 लाख पर एनम और मोर, यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू की बात कर रहा है। अच्छा, अब इसने यहाँ 2 क्राइटेरियाज बताए हैं, उन क्राइटेरियाज की बेसिस पे उसने एक काउंटिंग मांगी है। तो इसका मतलब यहाँ जो फंक्शन होगा वो आएगा काउंट इफ्स, क्योंकि 2 एक से ज़्यादा कंडीशन है ना, तो काउंट इफ्स। अच्छा, काउंट इफ्स में वो पहले क्राइटेरिया में क्या मांग रहा है, ग्रेटर देन 40। ठीक है, और वो जो एज है, जो ये जो 40 है, ये किस कॉलम में स्टोर हुई हुई है, कॉलम बी में, है ना। और जो 6 लाख और उससे ज़्यादा की अमाउंट है वो है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। और सर वो किस कॉलम में, कॉलम सी में। तो अगर मैं सिर्फ थोड़ी सी रीड करूं इस इक्वेशन को, जो कि ये ऑप्शन बी है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये कह रहा है ना B2 से B101 जो एज है वो ग्रेटर देन 40 हो, और C2 से C101 जो आपके पास उनकी जो एनुअल पर एनम जो वो कमाते हैं वो 6 लाख या उससे ज़्यादा की हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। सो दिस इज़ द राइट आंसर। अब ये कैसे पता चलेगा, जब आपकी एक्सेल के जो चैप्टर है, चैप्टर 6 जिसमें फंक्शंस दिए हुए हैं, उस पर ग्रिप होगी, जब आपने प्रैक्टिस की हुई होगी उसकी। ठीक है, या उसके सिनेरियोस को देखा हुआ होगा। सो इस तरह से देखें आप आंसर्स को निकालते हैं और सिनेरियो बेस्ड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप अब तक जो आप ये वीडियो मेरी फॉलो कर रहे हैं तो आप हर MCQ में एक डिफरेंट तरीक़ेकार समझ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करने का। और इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ये मैं आपसे इंशाल्लाह श्योरिटी करता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा रिगार्डिंग टू अटेम्प्ट IT MCQs। ठीक है जी, और अगर इम्प्रूवमेंट हो तो ज़रूर अपना कमेंट बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। MCQ नंबर 11, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू शो और हाइड द ग्रिड लाइन्स इज। अब आप देखें तो एक्सेल की जब आप शीट ओपन करते हैं तो ये जो लाइंस बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं, जो सेल्स दिखा रहे हैं मल्टीपल, ठीक है, इनको कहते हैं ग्रिड लाइंस। ये ग्रे कलर की लाइंस होती हैं। ठीक है, हर शीट में आपको देखें ये मिलेंगी, ये सारी जो ग्रे लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस। अब जो MCQ है, देखें MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में टेक्निक सीखी थी। उसमें से एक टेक्निक मैंने कही थी कि कुछ ऐसे MCQs होंगे जिसमें इस तरह के भी ऑप्शंस होंगे, बोथ A एंड B या बोथ A एंड C। तो 90% से ज़्यादा चांसेस है कि वही सही आंसर होता है। ठीक है ना, उसी की तरफ जाना होता है, वो एफिशिएंट आंसर होता है, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है। अब लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ग्रिड लाइन को शो और हाइड करने का तरीक़ेकार बताओ। तो पहला तरीक़ेकार है पेज लेआउट, शीट ऑप्शंस, ग्रिड लाइंस और व्यू। तो चेक कर लेते हैं पेज लेआउट, ठीक है जी, शीट ऑप्शंस, और हाँ जी बिल्कुल यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, इससे ग्रिड लाइंस हाइड और अनहाइड होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी, व्यू के टैब में शो ग्रिड लाइंस। ओके जी, व्यू के टैब में
शो के ग्रुप में ग्रिड लाइंस। जी बिल्कुल, यहाँ से भी हाइड और अनहाइड होती हैं, ये भी बिल्कुल आंसर सही है। होम के टैब में फॉन्ट की जो बॉर्डर है ना उसको नो बॉर्डर कर दो, ठीक है। और फिर जो है ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे एमसीक्यूज जिसमें ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, चांसेस यही है कि वो ही सही आंसर्स होंगे, बट मेक श्योर दैट यू चेक ईच एंड एवरी आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी वॉज नॉट द राइट आंसर। अच्छा जी, MCQ number 12. In Microsoft Excel, the keyboard shortcut to insert current date in a cell is. अब काफ़ी मतलब है ना, स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंसर्न होते हैं कि सर ये शॉर्टकट कीज़ की हमें लिस्ट दे दें, इसके भी MCQs आते हैं। तो मैं उनको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि जनाब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। कॉमन सेंस से क्या मुराद है, चाहे एक्सेल की एप्लीकेशन हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, अगर आपसे शॉर्टकट की पूछी जा रही है तो मैं आपको बताऊं कि एक भी शॉर्टकट की आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखें, शॉर्टकट आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आप ऑप्शन ए बी सी डी को 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे, जिस ऑप्शन से आपको वो राइट आंसर मिल जाएगा इसका मतलब वो सही आंसर है। तो बज़ाहिर हम क्यों उतना एफर्ट कर रहे हैं उसको रट्टा लगाने में या मेमोराइज करने में, ठीक है ना। सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आप कीबोर्ड की वो शॉर्टकट की बताएं जिससे करंट डेट आ जाए सेल में। तो मैं 1 बाय 1 क्या करूँगा, एज अ वेरी बेसिक, ठीक है ना। मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ बेसिकली इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए। तो लेट सपोज कंट्रोल डी में अगर इस्तेमाल करूँ तो कंट्रोल डी से देखें कुछ भी नहीं हुआ, मैंने प्रेस कर दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब ये सही आंसर नहीं है। कंट्रोल टी से भी क्रिएट टेबल की विंडो आती है मेरे सामने, तो टेबल तो मुझे बनाना नहीं है। ऑप्शन सी कंट्रोल सेमीकॉलन, तो जैसे ही मैं कंट्रोल सेमीकॉलन प्रेस करता हूँ मेरे पास डेट आ जाती है। इसका मतलब मैंने विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर एक एक शॉर्टकट की को क्विकली अप्लाई करके देखा तो मुझे उसका सही आंसर मिल गया। तो देखें, चाहे एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, शॉर्टकट कीज़ का टेंशन आपने नहीं लेना। आपने कॉमन सेंस के ज़रिए उस एप्लीकेशन को ओपन करके उसको अप्लाई करके देखना है कि कौन सी शॉर्टकट की गिविंग यू द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 13, इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर ऑफ MS Excel वी कैन, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश का, तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई एक से ज़्यादा ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। और आप अगेन देखें इस MCQ में एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब चांसेस क्या है कि यही सही आंसर है। टाइम सेव करेंगे हम, लेकिन हमने क्या वादा किया है कि हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हो सकता है समटाइम्स ऑल ऑफ द अबव सही नहीं हो, चांसेस है वैसे 90-95% चांसेस हैं कि यही सही आंसर है, लेकिन चेक करेंगे सबको, कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ भाई ऑप्शन डी इज़ द मोस्ट एफिशिएंट आंसर टू गेट द 1 मार्क्स फॉर दैट MCQ, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ज़रा ये देखते हैं ये ऑप्शन अवेलेबल है। सो आई विल गो टू दी होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और देखें यहाँ लिखा हुआ है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यस, इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फॉर्मेट वैल्यूज़ डेट आर अबव और बिलो एवरेज, क्या ये कंडीशन मौजूद है जिसमें हम अबव एवरेज और बिलो एवरेज को हाईलाइट कर सकते हैं? बिल्कुल, अबव एवरेज भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, बिलो एवरेज भी नज़र आ रहा है, ठीक है। फॉर्मेट यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो जनाब ये भी चेक कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ और यूनिक वैल्यूज़ का भी ऑप्शन मौजूद है, तो इसका मतलब ये भी ठीक आंसर है। तो देखें, अब आपका MCQs के हवाले से थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हो रहा होगा कि MCQ का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि 3 गलत 1 सही, समटाइम्स सारे सही आंसर होते हैं, लेकिन आपको बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंट आंसर की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। सो इन दिस केस ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ नंबर 14, which of the following statements regarding protection of an MS Excel worksheet is correct, ठीक है। अब प्रोटेक्शन की भी है हमने एक वर्कशीट को, और हमें इन 4 सेंटेंसेस में से देखना है कि कौन सा करेक्ट है,
तो प्रोबेबिलिटी यही होती है कि इसमें मोर और लेस 2 या 3 गलत होंगे और 1 सही होगा, लेकिन चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले एक एज अ सैम्पल एक्सेल ओपन कर लेना चाहिए और रिव्यू के टैब में जाके एक शीट को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से आंसर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करूँगा। लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूला हैज़ नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, बिल्कुल सही आंसर है। लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूला हैज़ नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, मैंने इसको 2 मरतबा इसलिए पढ़ा है कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे इस इंग्लिश को, कि प्रोटेक्शन से पहले क्या इन दोनों पे इफेक्ट होता है? नहीं होता, प्रोटेक्शन के बाद होता है, ठीक है। सेकेंड, लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूलाज इज इफेक्टिव एज सून एज यू अप्लाई इट, ये दोनों ऑप्शंस कब इफेक्ट करते हैं? जब आप प्रोटेक्शन को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड ओनली इफ यू अप्लाई हाइडिंग फार्मूला ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास प्रोटेक्शन में एक हाइडिंग फार्मूला ऑप्शन होता है, तो ये कह रहा है कि वर्कशीट उसी वक्त प्रोटेक्ट होगी जब आप हाइडिंग फार्मूला ऑप्शन भी अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है, वो चॉइस होती है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? अ वर्कशीट इज प्रोटेक्टेड ऑटोमेटिकली इफ़ यू अप्लाई हाइडिंग फार्मूला ऑप्शन, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप हाइडिंग फार्मूला ऑप्शन अप्लाई करें तो वर्कशीट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगी, ऐसा लॉजिक नहीं है एक्सेल में। करोगे ये दोनों इफेक्ट नहीं करेंगे, सही है। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी को भी देखें तो ऑप्शन बी कहता है कि लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूला इज इफेक्टिव एज यू सून अप्लाइड, ठीक है ना। यानी ये इफेक्टिव कब होते हैं? जब आप इसको अप्लाई करते हैं, सही है ना। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो बेसिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूला हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, वर्कशीट प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, तो फिर आपका हाइडिंग फार्मूला और लॉकिंग सेल्स प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 15, which of the following statements regarding shared MS Excel worksheet is not correct? अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस MCQ के हवाले से आपको पता चलेगी वो ये है कि आपसे नॉट पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ नहीं हो सकती, ये नहीं पूछा जा रहा है क्या चीज़ हो सकती है। अगेन आपको गौर करना है इस सेंटेंस के ऊपर, इस इंग्लिश के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग MS Excel शेयर्ड वर्कबुक, यानी अब आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? आपको एक वर्कबुक चाहिए, एक्सेल की न्यू वर्कबुक मैंने ओपन कर ली और मैं रिव्यू के टैब में जाके उस वर्कबुक को शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो जब आप शेयर वर्कबुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने शेयर वर्कबुक का ये डायलॉग विंडो आएगी और सबसे पहले मैं इस एडिटिंग के टैब में इस फर्स्ट ऑप्शन पे चेक लगाऊंगा और ओके कर दूंगा, क्योंकि ये वर्कबुक आपने सेव करके रखी है। अगर आपने सेव नहीं की होगी तो आपसे सेव करने का ही कहेगा। अब ये मेरी वर्कबुक शेयर होना स्टार्ट हो गई। जब आप एक वर्कबुक को शेयरिंग पर रखते हैं तो कुछ ऑप्शंस डिसेबल हो जाते हैं, जैसे लेट्स सपोज मर्ज एंड सेंटर इस वक्त डिसेबल हो गया, यानी शेयरिंग करते वक्त वर्कबुक में एक्सेल की एप्लीकेशन मर्ज एंड सेंटर को डिसेबल कर देता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिसेबल कर देता है, इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शंस को डिसेबल कर देता है। इंसर्ट के टैब में भी आपके पास कुछ ऑप्शंस डिसेबल हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त आपकी वर्कबुक शेयरिंग पर है। तो अगर इस MCQ को पढ़ें तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेयर्ड MS Excel वर्कशीट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा चीज़ करेक्ट नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसे MCQ जिसमें बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, चांसेस क्या हैं कि वही सही आंसर्स होते हैं, लेकिन चेक करते हैं। यू कैन मर्ज एनी 2 सेल्स, क्या आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मर्ज कर सकते हो जब वर्कबुक शेयर होती है? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मर्ज एंड शेयर इस वक्त डिसेबल हुआ है, ठीक है। यू कैन रिमूव पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, आप क्या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। अगर एक्सेस दिया हुआ है तो आप कर सकते हो सेल्स में से इंफॉर्मेशन को रिमूव, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इट्स अ न्यूट्रल वे। यू कैन नॉट रिमूव कमेंट्स फ्रॉम इट, लेट्स सपोज अगर एक शेयर्ड वर्कबुक मेरे पास है और मैंने एक सेल में कमेंट लिखा, फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक, न्यू नोट पे मैंने क्लिक किया और मैंने लिखा AFC4। अब लेटर ऑन स्टिल ये वर्कबुक शेयरिंग पर है
और मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो बेसिकली मैं रिमूव कर सकता हूँ. सो दिस इज़ एक्चुअली पॉसिबल. ठीक है, तो इस सिनेरियो में बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर. सो आई होप आप समझ रहे हैं कि हर MCQ को ट्रीट करने का एक डिफरेंट अंदाज है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर MCQ की जो लाइन है, जो सवाल है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है या नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, या स्पेसिफिक कोई उसमें ऐसा कीवर्ड है जिसकी बेसिस पे आप आंसर्स को जल्दी से निकाल सकें. ठीक है. MCQ नंबर 16, इन एन MS Excel वर्कबुक. अब देखें, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव और जनरल सेंटेंस दिया हुआ है कि भाई एक एक्सेल की वर्कबुक है. इसका मतलब ये एक पॉजिटिव चीज़ की बात करना चाह रहा है. अगर आप ऑप्शन ए को देखें, यू कैन नॉट सेव अ वर्कशीट एज अ वेब पेज. दिस इज पॉसिबल. बेसिकली आप एक वर्कशीट को एक एक्सेल की स्प्रेडशीट को एज अ वेब पेज सेव कर सकते हो. ठीक है. ऑप्शन बी, यू कैन हैव डिफरेंट पर्सनलाइज हेडर एंड फूटर फॉर डिफरेंट वर्कशीट्स ऑफ द सेम वर्कबुक. बिल्कुल, आप डिफरेंट हेडर्स और फूटर्स को कस्टमाइज कर सकते हो एक डिफरेंट शीट्स के लिए जब आप प्रिंटिंग करते हैं. ऑप्शन सी, यू कैन नॉट इंसर्ट कमेंट्स ऑन ईच सेल. हम एक्सेल के हर सेल में एक डिफरेंट कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. नंबर डी, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट अ वर्कशीट एंड स्टिल शेयर इट विद अदर्स. बिल्कुल, हम प्रोटेक्ट वर्कशीट कर सकते हैं और इसको शेयर भी करवा सकते हैं. ठीक है. सो अब आप देखें कि सेंटेंस पॉजिटिव है इस MCQ का और हमें एक पॉजिटिव आंसर ही निकालना है. ठीक है. तो इन बाकी के 3 ऑप्शंस में देखें क्या लिखा हुआ है. ऑप्शन है यू कैन नॉट, ऑप्शन सी यू कैन नॉट, ऑप्शन डी यू कैन नॉट. बट ऑप्शन बी में देखें तो यू कैन, विच इज़ बेसिकली पॉसिबल कि आप हेडर और फूटर डिफरेंट वर्कशीट्स में सेम वर्कबुक की लगा सकते हैं. और आप अगर क्वेश्चन भी देखें तो वो भी पॉजिटिव अप्रोच वाला आपसे पूछा गया. तो समटाइम्स इस तरह से भी आप MCQs का आंसर दे सकते हो, लेकिन सजेशन ये है कि हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ के समझ के फिर आंसर देना है. ठीक है. MCQ नंबर 17, एन MS Excel वर्कशीट कंटेन्स डेटा स्प्रेड ओवर 10 कॉलम्स एंड अ नंबर ऑफ रॉस. कि एक एक्सेल की शीट है, उसमें 10 कॉलम्स में डेटा है, कुछ नंबर ऑफ रॉस इमेजिन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 30-40 रॉस तक का वो डेटा है, लेकिन 10 कॉलम्स में डेटा है. On print preview, it is observed that one column and a few rows are out of page boundary. जब हम प्रिंट करने जाते हैं उस स्प्रेडशीट को तो हमें ये पता चलता है कि जनाब कुछ डेटा तो उस पेज के पोर्शन से बाहर है. द क्विकेस्ट वे. अब देखें यहाँ पे कीवर्ड क्या इस्तेमाल किया है कि आपने क्विकेस्ट वे. हो सकता है कि चारों ऑप्शन नीचे सही दिए हुए हों, लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन अप्लाई करना है जो क्विकेस्ट है, जो एफिशिएंट है, जिसमें टाइम कम लगे, जिसमें एफर्ट कम लगे, वो आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा. ठीक है. तो समटाइम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं एग्जाम में, देखें वो समझते हैं कि हाँ ये सही आंसर है, ठीक है मुझे 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन वो इस सेंटेंस पे गौर नहीं कर रहे हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर गौर नहीं कर रहे कि भाई आपसे क्विकेस्ट वे पूछा जा रहा है, आपसे एफिशिएंट वे पूछा जा रहा है. ठीक है. उस पे मार्क्स है और चारों ऑप्शन सही है माना, लेकिन नंबर किस पे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. तो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को. नंबर ए, एडजस्ट पेज मार्जिन इन द पेज सेटअप. मार्जिन को आप पेज सेटअप में जो है वो एडजस्ट करना स्टार्ट करें. डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, है ना. ऑप्शन बी, प्रिंट इट ऑन अ स्लाइटली बिगर साइज ऑफ पेपर. अब ये क्या कह रहा है कि आपने ये एज्यूम किया कि जो मेरे पास फिजिकली प्रिंटर मौजूद है ना, मैं उसमें बड़ा पेज लगाऊंगा साइज में, तो सारी रॉज और सारे कॉलम्स का डेटा एक पेज में आएगा. ऐसा नहीं होता. जब सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है कि वो पेज लेआउट से बाहर है बाकी का डेटा, तो फिजिकली प्रिंटर पे बड़ा पेज लगाने से डेटा सारा नहीं आएगा. सो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर. ये तो पढ़ते हुए ही कॉमन सेंस हमें नज़र आ रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग. नंबर सी, व्यू एंड एडजस्ट पेज साइज इन अ पेज ब्रेक प्रीव्यू. एक प्रीव्यू होता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, जिसमें आप एडजस्ट कर लेते हो जल्दी से क्विकली पेज के साइज को. ऑप्शन डी, सेट प्रिंट एरिया इन द पेज लेआउट. आप प्रिंट एरिया को जो है वो पेज लेआउट में सेट करते हो, विच रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप्स. ठीक है. सो एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये कि हम पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है वो उसको एडजस्ट कर लें. ठीक है. लेकिन हम ऑप्शंस देख लेते हैं. तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक्सेल की फाइल, एक न्यू शीट ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए, और लेट से मैं 10 कॉलम्स तक एक डेटा बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए. सही है.
3 6 10 कॉलम्स और कुछ रॉज हैं। इसमें हमारे पास डेटा है और आपसे ये कहा गया कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं तो देखें अब आपको यहाँ पर हो सकता है कि सारे कॉलम्स नज़र ना आ रहे हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं डेटा थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूँ, इसी डेटा को कॉपी करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास तकरीबन 20 कॉलम्स का डेटा हो। अब जैसे ही मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूँ तो देखें डेटा तो मेरे पास बहुत ज़्यादा था, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू पे मुझे सारे कॉलम्स का डेटा नज़र नहीं आ रहा। तो क्विकेस्ट वे क्या है कि जी पेज सेटअप पे जाएं, ठीक है, और मार्जिन्स में जाके इन मार्जिन्स में से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इनकी परसेंटेज को चेंज करें, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स। ठीक है जी, एक पहला तरीका ये था जो आपको इस MCQ में बताया गया। ठीक है, तरीका बिल्कुल सही है लेकिन बहुत सारे स्टेप्स में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्विकेस्ट वे नहीं है, क्विकेस्ट वे नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा है सेट प्रिंट एरिया ऑन इन द पेज लेआउट। अच्छा जी, तो पेज लेआउट में हम जाएंगे, पेज लेआउट के टैब में आ गए और यहाँ पर प्रिंटिंग एरिया है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है सेट प्रिंट एरिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपना पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, जितने भी कॉलम्स और जितने भी रॉज थे, मैं क्विकली जाता हूँ पेज लेआउट में, प्रिंट एरिया में और क्लिक कर देता हूँ सेट प्रिंट एरिया। और अब जैसे ही मैं प्रीव्यू करूँगा, ठीक है, तो क्या मुझे वो सारा डेटा नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, एक और तरीका बताया गया था जो था व्यू एंड एडजस्ट पेज साइज इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो जनाब आते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पे। कैसे आएंगे? आपके पास व्यू के टैब में पेज ब्रेक प्रीव्यू मौजूद है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखें बेसिकली ये डेटा 2 पेजेस में है। मैं इसको सिंपली ड्रैग करूंगा और देखें अब पेज 1 के अंदर ये सारा डेटा आ गया। और जैसे मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूं तो मुझे तमाम का तमाम डेटा एक पेज में नज़र आता है बहुत क्विकली तरीके से। सो आई विल गो विद द ऑप्शन C, व्यू एंड एडजस्ट द पेज साइज इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू, विच इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, MCQ नंबर 18। MCQ नंबर 18, in MS Excel, if the number format of a cell has been customized to, एक फॉर्मेट हमारे पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, और फिर आगे लिखा है इस MCQ में एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 इज एंटर्ड इन अ सेल, इट विल डिस्प्लेड एज। तो अगर हम एक सेल में ये जो नंबर हमारे पास गिवन है इसे हम लिखें और हम इस पर एक कस्टमाइज नंबर फॉर्मेट को अप्लाई करें जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है सवाल में, जिसमें लिखा हुआ है प्लस हैश टैग्स और फिर 42 और फिर मल्टीपल हैश टैग्स हैं, तो इसका जो आउटकम है वो किस तरह का नज़र आएगा। अब बेसिकली ये आपके एक्सेल के पोर्शन कस्टम फॉर्मेट के टॉपिक से MCQ पिक किया गया है और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शॉर्ट टेक्निक क्या होती है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली याद है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है तो एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और एक कॉमन टेक्निक, कॉमन सेंस के थ्रू भी ये आंसर आप ड्राइव कर सकते हो। देखो आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस हाइफन 42 और फिर मल्टीपल हाइफन्स हैं, तो आपके पास ऑप्शन A और C क्या होगा, यानी पहले क्या 12 आएगा या फिर 42 आएगा और फिर 4 डिजिट्स आएंगे, तो आपको यहाँ पैटर्न नज़र आएगा, कोई ना कोई चीज़, यानी 4 ऑप्शंस में से कोई 1 और 2 ऑप्शंस आप फ़ौरन से देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन दूसरी टेक्निक में मैं आपको बताता हूँ जिसमें आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा और इवन कस्टम फॉर्मेटिंग टेक्निकली भी अगर याद नहीं हो तो आप मेरी इस टेक्निक को अप्लाई करके कस्टम फॉर्मेटिंग के आंसर्स को दे सकते हैं। अब मैं जो टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपसे ये कहा गया कि लेट्स से एक एक्सेल के सेल में, अगर एक एक्सेल के सेल के फॉर्मेट को हम थोड़ा सा तब्दील कर दें, कोई भी सेल आपने पिक किया, ठीक है, और मैं इस पर करूंगा राइट क्लिक और सिंपली इस कॉन्टेक्चुअल मेन्यू में फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं आ गया कस्टम फॉर्मेटिंग में और जो फॉर्मेट सवाल में डिफाइन किया था उसको यहाँ लिख दूंगा, प्लस
अगेन मैं यहाँ इस MCQ में जाऊँगा, देखें क्या लिखा हुआ है, प्लस हैशटैग, हैशटैग्स 2 मरतबा हैशटैग्स हैं, फिर हाइफन है 42, फिर अगेन हाइफन है, और फिर 4 टाइम्स हैशटैग्स हैं, ठीक है, 4 टाइम्स हैशटैग्स, अगेन हाइफन और फिर हैशटैग्स। तो यानी जो सवाल में रिक्वायर्ड कस्टम नंबर फॉर्मेट था वो मैंने यहाँ टाइप किया, और अब इसी सेल में जो रिक्वायर्ड नंबर यूज़र ऐड करता है, तो देखें इसका आउटकम किस तरह का नज़र आता है। ये बेसिकली मेरा आंसर है। तो मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसकी टेक्निक बता दी इस तरह के MCQs की, कि एक्सेल से रिलेटेड अगर कस्टम फॉर्मेटिंग का कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो उसका फॉर्मेट आप एक्सेल में अप्लाई करें और जो नंबर गिवन है उसको अप्लाई कर दें, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस MCQ का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो देखें कितना सिंप्लीफाई है, लेकिन ये स्टूडेंट उस वक्त टेक्निक्स अप्लाई करेगा जब उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इन एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है। तो अब तक आपको ये फील ज़रूर हो गया होगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि कोई भी चीज़ हमने मेमोराइज करने पे जोर नहीं दिया, लेकिन हम हर MCQ को डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और बहुत सारी टेक्निक्स आपको पता चलती जा रही हैं। साथ ही साथ इस पॉइंट को भी नोट करें कि ये कस्टम फॉर्मेटिंग के MCQs डेफिनेटली ICAP ऐड करता है एग्ज़ाम्स में। साथ ही साथ वो स्पेशल कैटेगरी में आपसे या तो सोशल सिक्योरिटी नंबर के फॉर्मेट को भी पूछ सकता है या जिप कोड फॉर्मेट को भी पूछ सकता है, इवन वो लोकेशन भी आपको ऐड करके दे दे। बाय डिफ़ॉल्ट तो हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन समटाइम्स वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की अगर लोकेशन को लिखे MCQ में तो आपको वो लोकेशन चेंज करके उस पर SSN नंबर या जिप कोड या फ़ोन नंबर के फॉर्मेट को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल फॉर्मेटिंग को भी देखिएगा, साथ ही साथ अकाउंटिंग और करेंसी नंबर्स के फॉर्मेट्स को भी देख के जाइएगा फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। MCQ नंबर 19, द मोस्ट एफिशिएंट वे। अब देखिए आपको यहाँ कीवर्ड मिल गया, द मोस्ट एफिशिएंट वे। हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, लेकिन एफिशिएंट का क्या मतलब होता है? देखिए दो अल्फाज हैं, एक होता है इफ़ेक्टिव और दूसरा होता है एफिशिएंट। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है किसी काम को कंप्लीट करना, अधूरा नहीं छोड़ना, यानी आपने इफ़ेक्टिव काम किया, यानी आपने काम को कंप्लीट कर लिया। अब आपने 2 घंटे में किया हो, 4 घंटे में किया हो, इफ़ेक्टिव हो गया। एफिशिएंट किया है, एफिशिएंट का मतलब ये है कि काम कंप्लीट भी है, लेकिन उस काम को कंप्लीट करने में आपने रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल किया हो, टाइम कम से कम लगा हो, उसमें स्टेप्स कम हो, उसमें कॉस्ट कम लगी हो, ठीक है। तो मोस्ट एफिशिएंट का मतलब क्या है कि काम कंप्लीट भी हो और उसमें एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस टाइम कम लगा हो, स्टेप्स कम हो, वो आंसर आपको देना है MCQ में से निकाल के। तो द मोस्ट एफिशिएंट वे टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ लार्ज न्यूमेरिक वैल्यूज़। रीडेबिलिटी का मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी बैंक्स के जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं, जैसे हम डिपॉजिट्स की बात करें कि एक बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो आज के दौर में बिलियंस में होते हैं, ठीक है ना। कुछ स्मॉल बैंक्स के पास मिलियंस में नंबर्स होते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, P&L, बैलेंस शीट, नोट्स वगैरह, तो उसमें हम फुल वैल्यूज़ नहीं दिखाते, हम उन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें या किसी को बता सकें। तो हम नंबर्स को शॉर्ट करते हैं इनटू मिलियंस, इनटू बिलियंस, ताकि उसकी रीडेबिलिटी बन सके लार्ज न्यूमेरिक वैल्यूज़ की, ठीक है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं और उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एफिशिएंट तरीका क्या है, तो 4 ऑप्शंस दिए मैं। पहला तरीका, आपके पास सेल में एक नंबर है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा नंबर है, आप फॉर्मेट सेल्स पे जाते हो, नंबर पे क्लिक करते हो और वहाँ से 1000 सेपरेटर पे चेक लगाते हो। इसका मतलब ये प्रोसेस सही तो है, लेकिन इसमें 2 से 3 स्टेप्स मौजूद हैं, ठीक है। नंबर बी, मतलब ऑप्शन बी ये है, अप्लाई बोल्ड फॉन्ट फॉर्मेट। देखें उस लार्ज नंबर को बोल्ड करने से फॉन्ट बोल्ड होगा, लेकिन उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। नंबर सी, अप्लाई कॉमा स्टाइल। तो हम देखेंगे कि क्या कॉमा स्टाइल करने से रीडेबिलिटी या कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। और चौथा ऑप्शन है, अगेन फॉर्मेट सेल्स पे जाएं, नंबर पे जाएं और कस्टम की कैटेगरी के अंदर ये हैश टैग्स और डेसिमल 00 करके एक फॉर्मेट को अप्लाई कर लें। अगेन देखें इस ऑप्शन, ये भी ऑप्शन ठीक है,
ये भी हम कर सकते हैं, इससे भी रीडेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इसमें भी 3 से 4 स्टेप्स मौजूद है, जब तब जाके हमें इम्पैक्ट नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं आपको स्प्रेडशीट में बताऊं कि एक नंबर है, मैं टाइप करता हूं, ठीक है। अब ये एक लार्ज नंबर है, इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है। सो नंबर के ग्रुप में, होम टैब में आप देख सकते हैं, नंबर के ग्रुप में मेरे पास यहाँ पर कॉमा स्टाइल मौजूद है। कॉमा स्टाइल पे क्लिक करने से ये 1000 सेपरेटर्स को ऐड करता है, ठीक है। और अगर मैं डेसिमल डिक्रीज कर दूं तो ये डेसिमल्स बंद हो जाएंगे। तो कॉमा स्टाइल यानी सिर्फ एक क्लिक करने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 2.5 मिलियन है। इससे पहले लार्ज नंबर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। यानी अगर मैं एक और नंबर आपके सामने लिखूं, ठीक है, तो अब ये नंबर बड़ा अजीब लग रहा है, इसकी रीडेबिलिटी समझ नहीं आएगी मुझे कि मैं कैसे इसको मिलियंस में पढ़ूं या बिलियंस में पढ़ूं। लेकिन जैसे मैं कॉमा स्टाइल अप्लाई करता हूं तो अब मैं कह सकता हूं कि ये 56.7 मिलियन रुपीज़ है, ठीक है। तो इससे रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑल्दो ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है, लेकिन द मोस्ट एफिशिएंट वे, क्विकेस्ट वे कि जल्दी से आप कॉमा स्टाइल को अप्लाई कर दें, जिससे रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप ऑप्शन ए को भी अप्लाई करें और ऑप्शन डी को भी अप्लाई करें तो आपको सेल में सेम इम्पैक्ट नज़र आएगा जो हमने कॉमा स्टाइल के थ्रू किया है, ठीक है जी। MCQ नंबर 20, इफ़ यू अनप्रोटेक्ट अ प्रोटेक्टेड वर्कशीट इन MS Excel and later close the workbook after making the desired changes, then the next time when you open the workbook, आपके पास एक शीट है, आपने उसको अनप्रोटेक्ट किया, आपने कुछ उसमें अमेंडमेंट्स कर ली, कुछ चेंजेस कर ली, ठीक है। चेंजेस करने के बाद आपने उसको बंद कर दिया, और नेक्स्ट टाइम जब आप वर्कबुक खोलेंगे तो क्या होगा? डेटा तो डेफिनेटली आपके पास होगा जो आपने चेंज किया होगा, लेकिन वो शीट अनप्रोटेक्ट रहेगी। वो वापस से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मैन्युअली प्रोटेक्शन अप्लाई करना होगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल MCQ कि जब आप शीट को अनप्रोटेक्ट कर लें और जब आप अपना काम ख़त्म करें तो मेक श्योर आप अगेन उसको प्रोटेक्ट करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो अनप्रोटेक्ट ही रहेगी, ठीक है। MCQ नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग हाइड फीचर ऑफ MS Excel। अब देखें ये स्टेटमेंट कैसा है, इसकी इंग्लिश को समझें। इसमें से आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड यानी करेक्शन, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें सही है रिगार्डिंग दी हाइड फीचर, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं। ऑप्शन है यू कैन हाइड मोर देन वन वर्कशीट, येस दिस इज़ पॉसिबल। अगर आपकी वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट्स हैं तो क्या आप एक से ज़्यादा शीट्स को हाइड कर सकते हैं? येस। ऑप्शन बी, यू कैन हाइड एन एंटायर वर्कबुक विदाउट एक्चुअली क्लोजिंग इट, बिल्कुल सही है। आप अपनी पूरी वर्कबुक को भी हाइड कर सकते हो उसे बंद किए बगैर। कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू के टैब में आपके पास देखिए ये जो विंडो के ग्रुप में हाइड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी पूरी इंटायर वर्कबुक को हाइड कर देता है टेम्परेरी, ठीक है। और हाइड करने के बाद अगेन उसको जब अनहाइड करना है तो आप उसको अनहाइड कर सकते हो विदाउट एक्चुअली क्लोजिंग इट, ठीक है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे MCQs में ऐसे आंसर्स होंगे जिसका परसेंटेज यही बनता है कि उसका करेक्ट आंसर इसी तरह के कॉम्बिनेशंस के ही होंगे, लेकिन हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आई होप यह ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। MCQ नंबर 22, इन MS Excel कैन इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। कौन कौन से डेटा से हम चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी डेटा सोर्सेज हैं? डेफिनेटली ऑल ऑफ दी अबव, XML फाइल, SQL सर्वर, MS Access डेटाबेस, ये तमाम सोर्सेज से डेटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। MCQ नंबर 23, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू टेम्पलेट इन MS Excel। हमें एक टेम्पलेट बनाना है, उसकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। देखें बनाना क्या है, हमें एक्सेल की वर्कबुक को टेम्पलेट बनाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक्सेल बाइनरी वर्कबुक तो हमें बनाना नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन बी में ये कह रहा है फाइल नेम का एक्सटेंशन TMP कर दो, दैट इज़ रॉन्ग। XML डेटा हमें बनाना नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। तो हमें जल्दी से पता चल रहा है पढ़ने से ही कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कि एक करंट एक्सेल की वर्कबुक को आप सेव एज करेंगे एज एन एक्सेल टेम्पलेट। मैं शो कर देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक्सेल वर्कबुक है, मैं इसको एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहता हूँ, तो आई विल क्लिक ऑन फाइल
देन आई विल क्लिक ऑन सेव एज, ठीक है, और फिर मैं एक लोकेशन पिक करूँगा अपनी लोकल हार्ड ड्राइव में। और देखें सेव एज टाइप के अंदर ये जो एक्सेल वर्कबुक है, इस मेन्यू को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा टेम्पलेट, एक्सेल टेम्पलेट, ठीक है। सो एक्सेल टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है वो .xltx होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, समटाइम्स कुछ MCQs में आपसे उस पर्टिकुलर फाइल की टाइप का एक्सटेंशन भी पूछते हैं। सो बाय नॉर्मल एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो .xlsx होती है, अगर उसमें मैक्रो है तो वो .xlsm होगी, अगर वो बाइनरी वर्कबुक है तो .xlsb है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो। इवन समटाइम्स वो पूछता है कि टेक्स्ट वाली फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट टैब डेलिमिटेड होती हैं, तो आपको देखें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। CSV फाइल्स कॉमा डेलिमिटेड होती हैं, .csv इसका एक्सटेंशन होता है। बहरहाल इस MCQ में हमें एक्सेल टेम्पलेट में इसको सेव करना है, तो इसका एक्सटेंशन है .xltx और हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये फाइल मेरी टेम्पलेट में सेव हो जाएगी, एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगी, ठीक है जी। 24 यूजिंग टेम्पलेट्स इन MS Excel यू कैन, ठीक है। आप अगर टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। अब देखें इसमें एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, विच इज़ पॉसिबल, यू कैन, ठीक है। सो ऑप्शन ए, हाइड योर वर्कबुक इन अ टेम्परेरी फोल्डर, क्रिएट न्यू वर्कबुक्स विथ यूजर डिफाइंड फॉन्ट्स एंड background of worksheets, perform repetitive tasks automatically, store fonts of most frequently used worksheets। अब इस MCQ का आंसर जो राइट आंसर है वो है टेम्पलेट्स आप उस वक्त बनाते हैं जब आप टेम्पलेट को कन्वर्ट करें न्यू वर्कबुक्स में जिसमें आप यूज़र डिफाइंड फॉन्ट्स और बैकग्राउंड्स ऑलरेडी मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सेल में कोई किसी कंपनी की बैलेंस शीट या स्टेटमेंट या फिर कोई इनवॉइस का जो थीम होता है, बेसिकली वो ड्राफ्ट हुआ हो पहले से ही, तो आप टेम्पलेट्स उस वक्त इस्तेमाल करते हैं ताकि आप न्यू वर्कबुक्स बना सकें, उसकी कॉपीज़ बना सकें और उसको कस्टमाइज़ कर सकें, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस MCQ, ताकि आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि आप न्यू वर्कबुक्स बनाएं जिसमें यूज़र ने ऑलरेडी कुछ फॉर्मेट्स डिफाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है जी। MCQ नंबर 25, इन MS Excel अ कस्टम नंबर फॉर्मेट इज, ठीक है। अब एक जर्नलाइज सेंटेंस है और इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना होगा। साथ ही साथ अगर आप इसमें एक और चीज़ देखें तो इसमें ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बोथ A एंड C, लेकिन हम चेक करेंगे। ज़्यादातर MCQs में तो यही होता है कि इस तरह के आंसर ठीक होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता, इसके चांसेस कम होते हैं। अच्छा, अब ये MCQ है, अगर A और C दोनों ठीक होंगे तो फिर हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन ए है कि जब हम कस्टम नंबर फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर वर्कबुक में स्टोर हो जाता है और बाकी की शीट्स में भी अवेलेबल होता है उस वर्कबुक की। यस, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, remove automatically from all places once you close the workbook in which it was created। Now this is not the right statement। custom formatting आपने अगर किसी वर्कबुक में अप्लाई की है और आपने उस वर्कबुक को क्लोज कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होगी, ठीक है, वो रहेगी। सो इन दिस सिनेरियो the option A is the right answer, whereas we will not go for both A and C because option C says remove automatically from all places once you close the workbook in which it was created। जब एक चीज़ स्टोर हो जाती है तो वो उस वर्कबुक का पार्ट बन जाती है और ऑटोमेटिकली वो रिमूव नहीं होती, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइम अब आप ओपन करेंगे तो वो रहेगी कस्टम फॉर्मेटिंग उसमें। सो देखा आपने कि इसीलिए मैंने इस इंटायर वीडियो ट्यूटोरियल में हमेशा ये कहा है कि ऐसे MCQs जिसके ये वाले ऑप्शंस होते हैं 90% चांसेस है कि वो सही होंगे, लेकिन हमें चेक भी तो करना है। तो देखें, अब आपके सामने ऑटोमेटिकली एक ऐसा MCQ आया, इसमें ICAP ने इस पेपर में रखा है कि सिर्फ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। सो बज़ाहिर हम जाएंगे तो उसी तरह से, उसी पैटर्न से कि इस तरह के MCQs में ये आंसर्स 90% चांसेस है कि सही है, लेकिन हम चेक करेंगे, ठीक है। को MCQ 25 तक आपके एक्सेल का पोर्शन कवर हुआ जाता है इस मॉडल पेपर में, और अब MCQ 26 से नेक्स्ट
50 तक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के MCQs होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। MCQ नंबर 26, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द widow/orphan कंट्रोल प्रिवेंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना या स्टॉप करना उस चीज़ को, ठीक है ना। सो विडो और ऑर्फन बेसिकली ये दो मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से एक कंट्रोल जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ अ न्यू पैराग्राफ को पेज में एडजस्ट करता है और इसका दूसरा कंट्रोल जो है वो लास्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ को एक स्पेसिफिक पेज में कंट्रोल करता है, ठीक है। सो अगर आप ऑप्शन ए और बी को पढ़ें तो एक जगह एक विडो की और ऑर्फन की दोनों डेफिनेशंस दी गई हैं और इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस ऑप्शन को देखें तो पैराग्राफ के ग्रुप में हमें ये लाइन एंड पेज ब्रेक्स के अंदर पेजिनेशन के सेक्शन के अंदर मिलेंगे जो हर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं, यानी ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। MCQ number 27. In MS Word, a section break once inserted can be removed by simply placing the cursor. अगर आपने Microsoft Word के डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया तो पहले हम एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करते हैं, तो मैं लेआउट के टैब में जाऊंगा, ब्रेक्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ 4 मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन ब्रेक्स हैं। तो कोई भी एक सेक्शन ब्रेक पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सेक्शन ब्रेक इस डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया। अब इस MCQ को रीड करते हैं कि अगर आपके पास एक सेक्शन ब्रेक मौजूद है तो वो रिमूव कैसे होगा। और अगेन इसमें हमारे पास एक चॉइस है बोथ बी एंड सी, तो हम देखेंगे कि अगर बी और सी स्टेटमेंट ठीक है तो फिर हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड बेस्ट सूटेबल है आंसर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी कहता है बिफोर द सेक्शन ब्रेक एंड प्रेसिंग द डिलीट की ट्वाइस इन द आउटलाइन व्यू। तो इस डॉक्यूमेंट में हमने सेक्शन ब्रेक ऐड किया लेकिन हमें आउटलाइन व्यू पर आना है। सो व्यू के टैब में इस व्यूज के ग्रुप में आपको आउटलाइन नजर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या आपको यहाँ सेक्शन ब्रेक नजर आ रहा है? डेफिनेटली सेक्शन ब्रेक नजर आ रहा है। और इसको डिलीट करने का तरीका इसने क्या कहा है, बिफोर द सेक्शन ब्रेक एंड प्रेसिंग द डिलीट की ट्वाइस इन द आउटलाइन व्यू। तो हम सेक्शन ब्रेक से पहले मौजूद है और जैसे ही 2 मरतबा डिलीट की प्रेस करते हैं तो सेक्शन ब्रेक रिमूव हो जाता है। इसका मतलब ये पॉसिबल है, राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन सी, ऑन द सेक्शन ब्रेक एंड प्रेसिंग द डिलीट की ट्वाइस इन द ड्राफ्ट व्यू। सो अगेन मैं व्यूज के टैब में ड्राफ्ट व्यू में आऊंगा और मैं देखूंगा जी यहाँ भी सेक्शन ब्रेक मौजूद है। तो मैं जब डिलीट की प्रेस करूंगा तो ये क्या डिलीट होता है? बिल्कुल डिलीट होता है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, मौजूद है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ठीक है और बेस्ट पॉसिबल इस MCQ का आंसर होगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो इस तरह से देखें हम चेक करते चले जाएंगे, इस तरह के MCQs को डील करेंगे, ये टेक्निक है। MCQ नंबर 28, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड convert text to table feature converts the selected text into a table by splitting the text into columns at each। तो इस ऑप्शन को मैं दिखा दूं कि लेट्स से अगर मेरे पास एक डेटा मौजूद है जो मैं यहाँ बना लेता हूँ, सीरियल नंबर और नेम्स, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा 1 टैब अली, इसके बाद 2 टैब अहमद, 3 टैब सलीम, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली एक डेटा है और इस डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट के टैब में टेबल में हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो आप देखें इस विंडो के अंदर एक सेक्शन है सेपरेट टेक्स्ट एट, और आपसे यहाँ MCQs में भी यही कहा गया है कि आप किस तरह से इसको सेपरेट कर सकते हैं। कॉमास, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ दिया हुआ है, कॉमास, टैब्स, पैराग्राफ और एनी अदर कैरेक्टर यू स्पेसिफाई। सो इफ यू गो बैक तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है
सेपरेट टेक्स्ट, पैराग्राफ, कॉमास, टैब्स एंड एनी अदर। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। MCQ number 29. In MS Word, you can sort a list of names if it is stored in a table, numbered using a numbering feature, simply typed in a document, all of the above. So definitely we will prefer first choice यही होगी कि अगर इस तरह के options मौजूद हैं, so we will go for all of the above, but also we will check A, B and C for a safe side. So for example, अगर एक टेबल है और उसमें कुछ चीज़ें मौजूद है तो क्या वहाँ पर सॉर्टिंग हो सकती है, देख लेते हैं। तो देखें, मैं इस करंट टेबल में मौजूद हूँ और जब आप इस ऑब्जेक्ट में होते हैं तो आपके पास दो टैब्स इनेबल हो जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। जब आप लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ सॉर्ट का ऑप्शन मौजूद है। जब आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर सॉर्टिंग डेफिनेटली मौजूद है और मैं ओके करता हूँ। कॉलम 1, देन ओके किया हमने सॉर्ट। अगर हम डिसेंडिंग करें लेट्स से कॉलम 1 के बेसिस पे तो देखेंगे सॉर्ट हो गया। सही है। सो दिस मीन्स कि अगर एक डेटा स्टोर्ड है टेबल में तो हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। नंबर्ड यूजिंग नंबरिंग फीचर, तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक लिस्ट मौजूद हो यहाँ पर, अली, रहीम, अहमद, ठीक है, और अगर मैंने इन तीनों नेम्स पर पैराग्राफ के ग्रुप में से नंबरिंग, जो ऑप्शन बी है नंबरिंग, अगर अप्लाई की है, ठीक है, और फिर मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट को सॉर्ट करना चाहूँ तो क्या मैं सॉर्ट कर सकता हूँ? डेफिनेटली ये लिस्ट देखें सॉर्ट हो गई है। ठीक है। अगेन मैं दिखाता हूँ तो देखें ये A to Z सॉर्ट हो गई लिस्ट। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। ठीक है। सिंपली टाइप्ड इन द डॉक्यूमेंट, तो अगर नेम्स टाइप हुए हैं तो वो भी अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। MCQ नंबर 30। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द डिजाइन एंड लेआउट टैब्स इन टेबल टूल्स। अब इस देखें, इस जुमले को गौर से पढ़ें। ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो टैब्स हैं। कौन से सर? डिजाइन और लेआउट, जो कि कहाँ होंगे? इन टेबल टूल्स। अब इशू क्या आएगा देखें, अब ये बहुत अच्छा MCQ है। इसमें हम तो ये समझेंगे कि जी बोथ A एंड B सही होगा। ठीक है ना। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन ओपन करूं और इस MCQ में जो बात की गई है, किस बारे में बात की गई है कि भाई डिज़ाइन और लेआउट का जो टैब है वो एप्लीकेशन में मौजूद है ना। डिज़ाइन का टैब भी मौजूद है, लेआउट का भी टैब मौजूद है। और फिर मैं अगर इस MCQ पे रिटर्न हो तो ऑप्शन ए कह रहा है ऑल विजिबल आर विजिबल इन ऑल MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स वेदर सच डॉक्यूमेंट्स कंटेन अ टेबल और नॉट, यानी ये दोनों टैब्स अवेलेबल होते हैं हमेशा हर डॉक्यूमेंट में। रिमेन विजिबल इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन टेबल, अगर डॉक्यूमेंट में कम से कम एक टेबल होगा तो ये दोनों टैब्स होंगे। ठीक है। और फिर कहता है बोथ A एंड B, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती ये करेंगे कि बोथ A एंड B सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो B है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अब इसका मैं रीजन दे रहा हूं। आपसे कहा गया कि डिजाइन और लेआउट के जो ये दो टैब्स हैं ये टेबल टूल्स में होते हैं। ठीक है। और ये टेबल टूल्स में कब नजर आते हैं? जब आप उस करंट टेबल के अंदर मौजूद हों। आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन द टेबल इज सेलेक्टेड। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ MCQ में इस एप्लीकेशन के टैब्स की बात नहीं की गई है जो आपको यहाँ डिजाइन और लेआउट्स नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं टेबल टूल्स के हवाले से। तो जब मेरे पास एक वर्ड में टेबल होता है और जब मैं इस टेबल के अंदर एक्टिवेट होता हूं तो देखिए ऊपर डिजाइन और लेआउट का टैब इनेबल हो जाता है। जब मैं इस टेबल से बाहर आ जाऊंगा तो वो ऊपर दो टैब्स नजर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट में जब मैं एक टेबल इंसर्ट करूंगा और मैं उसमें एक्टिव रहूंगा
तो वो डिज़ाइन और लेआउट का टैब मुझे नज़र आएगा विद इन टेबल टूल्स, ठीक है। सो इन दिस सिनेरियो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको MCQ की पहले इंग्लिश अंडरस्टैंड करनी होती है, उसमें से कीवर्ड्स को बड़े गौर से पढ़ना है, ठीक है, और उस हिसाब से आंसर देना है, सही। MCQ नंबर 31 इन MS वर्ड इफ यू मॉडिफाई, अब देखें कीवर्ड्स आ रहे ना, इफ यू मॉडिफाई कंडीशन लगाई, इफ यू मॉडिफाई द स्टाइल ऑफ अ टेबल इन अ नॉर्मल टेम्पलेट देन, तो अगर आप किसी टेबल के स्टाइल को लेट्स सपोज मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, अब हम टेबल्स में मौजूद हैं, ठीक है, टेबल स्टाइल्स आपको देखें यहाँ नज़र आ रहा है और आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टेबल स्टाइल्स मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट कैटेगरीज के, प्लेन टेबल्स, ग्रिड टेबल्स। यहाँ एक ऑप्शन है मॉडिफाइड टेबल स्टाइल, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी मॉडिफाई स्टाइल की, और जो भी स्टाइल के अंदर मैं चेंजेस करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहूँ, मैं फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहूँ, कलर चेंज करना चाहूँ, बॉर्डर चेंज करना चाहूँ, वो सारी चेंजेस करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि क्या ये स्टाइल जो आप मॉडिफाई कर रहे हैं वो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं या न्यू डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे ऑप्शन चेक लगा हुआ है, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट। अब जरा MCQ पर आते हैं। सो इन MS Word if you modify the style of a table in a normal template then the, ठीक है, modified style will automatically be applied to all the tables in the document, ठीक है। modify style cannot be applied to other tables, modify style will be applied to selected table and can be applied to existing as well and in the new documents which are based on normal template, and option D is modified style will be applied to the selected table and can be applied to all new documents based on the normal templates. So देखें मैं ऑप्शन आपको फिर से दिखाता हूँ कि अगर इस टेबल स्टाइल को मॉडिफाई करता हूँ तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। करंट डॉक्यूमेंट में भी टेबल्स के स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, एक वक्त में एक सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो MCQ में ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर कि जो अभी हमने स्टाइल को मॉडिफाई किया है वो सेलेक्टेड टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड कैन बी अप्लाई टू एग्जिस्टिंग, ठीक है ना। आप मतलब इसके अलावा कोई एग्जिस्टिंग टेबल है तो मैं उस स्टाइल को उसके ऊपर भी अप्लाई करवा सकता हूँ, और साथ ही साथ नए डॉक्यूमेंट्स जो कि नॉर्मल टेम्पलेट्स पे हैं ये चॉइस भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। MCQ नंबर 32 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल ऑफ कंटेंट्स इज क्रिएटेड बाय, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि इसका सही आंसर है बोथ A एंड B, तो ज़रा देख लेते हैं। आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेस के टैब में जाते हैं, जहाँ पर आपके पास आपको क्लिक करना होता है, सबसे पहला एक स्टाइल आ रहा होता है कंटेंट्स का, फिर इसके बाद एक और बिल्ट इन स्टाइल मौजूद है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, जो आपको बताता है कि आपको ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के देता है, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी हेडिंग्स होती हैं उनको किसी ना किसी हेडिंग स्टाइल में होना ज़रूरी है, ठीक है। ये दो कंडीशंस मीट करेंगी तो आपका TOC बन सकेगा, यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स बन सकेगा। सो यूजिंग द बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल्स कि आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं जब आप उसको TOC में दिखाना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल्स में हो, साथ ही साथ आप अप्लाई करते हो फॉन्ट साइज एंड स्टाइल फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब, ठीक है जी। so, ये दो कंडीशंस मीट करेंगी, आपका TOC क्रिएट हो जाएगा। MCQ नंबर 33 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अ फुट नोट कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम द, तो हम अगर देखें तो फुट नोट हमें अगेन रेफरेंसेस के टैब में नजर आते हैं, जहां से हम फुट नोट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। सो फुट नोट्स ग्रुप ऑन द रेफरेंसेस टैब, A इज द वेरी राइट आंसर।
ऑप्शन बी लिंक्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। अब अगर हम इसको वेरीफाई करें और इंसर्ट के टैब में लिंक्स में जाएं तो हमारे पास क्रॉस रेफरेंस मौजूद है। ठीक है जी, सो क्रॉस रेफरेंस मौजूद है, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। ऑल्दो आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 नॉट द 2016, तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप 2016 में देखिएगा कि इंसर्ट के टैब में लिंक्स में क्या आपके पास फुट नोट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर होगा तो देन योर एमसीक्यू करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, अदरवाइज फुट नोट को इंसर्ट करने का जो सही तरीका है दैट्स ऑप्शन ए, फुट नोट्स ऑन द रेफरेंस टैब। ठीक है, 34 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड नोट कैन बी। एंड नोट के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक जनरलाइज सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, कन्वर्ट कर सकते हैं क्या उसको फुट नोट में, यस। स्वैप कर सकते हैं उसको फुट नोट के साथ, यस। प्लेस एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डेफिनेटली एंड नोट्स हमेशा एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है। ये तीनों चीजें पॉसिबल हैं, तो जब ये तीनों चीजें पॉसिबल हैं तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू गिव। ठीक है जी, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। अब देखें, बहुत सिंपल सी टेक्निक आपको समझाता हूँ। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन ब्रेक नहीं है। अब लेट सपोज मुझे याद नहीं है, लेकिन होता है ना एक चीज मेमोराइज नहीं है लेकिन प्रैक्टिस है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने ओपन किया, आप गए लेआउट पे, आपने ब्रेक्स पे क्लिक किया और आपने देखा कि सेक्शन ब्रेक्स होते हैं ये 4 किस्म के, नेक्स्ट, कंटिन्यूस, इवन, ऑड। कौन सा नहीं है, प्रीवियस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब प्रीवियस पेज जैसा कोई सेक्शन ब्रेक नहीं होता। ठीक है, 36 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाटरमार्क एज पेज बैकग्राउंड इज नॉट विजिबल इन। किस तरह के व्यू के अंदर वाटरमार्क एज अ पेज बैकग्राउंड विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें वाटरमार्क चाहिए। अब मैं आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की सारी ये टेक्निक्स दे रहा हूँ। सो लेट सपोज अगर मैं एक वाटरमार्क ऐड कर लूँ, ठीक है, क्विकली। सो लेट से हमने ये वाटरमार्क ऐड कर लिया अपने पेज पर। ठीक है, और अब हम व्यू पर जाएंगे और व्यू पर जाने के बाद इस एमसीक्यू को फॉलो करेंगे। वेब लेआउट व्यू, अगर मैं वेब लेआउट पे क्लिक करूं तो डेफिनेटली वाटरमार्क यहाँ नहीं होता। ठीक है जी, इसके बाद अगर मैं आउटलाइन व्यू पे क्लिक करूं, ठीक है, तो आउटलाइन व्यू में क्या वाटरमार्क होता है, इसमें भी नहीं होता। ठीक है, क्या फुल स्क्रीन रीडिंग में वाटरमार्क होता है, तो देख लेते हैं। व्यू में जाएंगे, रीड मोड, इसमें भी नहीं होता वाटरमार्क। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमें यह समझ में आता है कि वाटरमार्क सिर्फ नॉर्मल लेआउट यानी प्रिंट लेआउट में नजर आता है। ठीक है जी, वो वेब लेआउट में नहीं है, वो रीड मोड में नहीं है, वो आउटलाइन में नहीं है। तो इसका मतलब all of the above is the right answer. Next, MCQ number 37. You have copied a large text in an MS Word file. You cannot keep this text on the office clipboard after you. ठीक है, तो आपने एक टेक्स्ट बेसिकली कॉपी किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में, जो कि डेफिनेटली ऑफिस क्लिपबोर्ड में वो स्टोर हो जाता है फॉर द मीन टाइम। ठीक है, लेकिन हमने ऐसी क्या एक्शन परफॉर्म किया इन चारों में से कोई एक जिससे आप उसको फिर से कॉपी नहीं कर पाएंगे, वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड का पार्ट नहीं रहेगा। तो अगर हम कंप्यूटर को लॉक करके जाते हैं टेम्परेरी और वापस आते हैं और उसको अनलॉक करते हैं, तो वो स्टिल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन तो रहेगी ओपन, तो उसमें तो डेफिनेटली क्लिपबोर्ड होगा। अगर हम लॉग ऑफ करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आकर लॉग ऑन कर लेते हैं फिर से, स्टिल वर्ड की एप्लीकेशन टास्क बार पे ओपन होगी, तो क्लिपबोर्ड यूज़ स्टिल आप कर सकते हो। अगर आप कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हो लेकिन आप फिर से ऑफिस क्लिपबोर्ड को देखो तो वो टेक्स्ट मौजूद होगा। आप
उस टेक्स्ट को ऑफिस क्लिपबोर्ड से वापस कब नहीं इस्तेमाल कर सकते, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन को एग्जिट कर दो। ठीक है, आपने वो डॉक्यूमेंट बंद कर दिया, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे आपने उस वर्ड को, एप्लीकेशन को, उस डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन किया, तो ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर वो टेक्स्ट आपका स्टोर नहीं रहेगा। ऑफिस क्लिपबोर्ड बेसिकली एक टेम्परेरी स्पेस होता है, जब आप जितनी मरतबा डॉक्यूमेंट के कुछ टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वो वहाँ स्टोर हो जाता है, अनटिल जब तक आपकी उस एप्लीकेशन और उस डॉक्यूमेंट वो एक्टिव है, यानी वो ओपन है। एग्जिट हो गया, फिर से खुलेगा, इसके बाद एक नया ऑफिस क्लिपबोर्ड आपको हमेशा नज़र आएगा। ठीक है। MCQ नंबर 38, अब ये सिनेरियो बेस्ड है। Sohail has emailed you a 25-page report in MS Word with a request to review and highlight the changes in the report. The most efficient way, अब देखें यहाँ कीवर्ड इस्तेमाल किया ना, कि हो सकता है कि नीचे जो 4 चॉइसेस दी हुई हैं उसमें से एक से ज़्यादा सही हो, लेकिन क्या पूछा जा रहा है, द मोस्ट एफिशिएंट वे टू accede to Sohail's request is to, ठीक है ना। सोहेल ने आपको एक ईमेल की है, 25 पेज रिपोर्ट वर्ड के फॉर्मेट में है, और वो आपसे चाह रहे हैं कि आप इसको रिव्यू करें और चेंजेस को हाईलाइट करके मुझे रिटर्न कर दें। ठीक है, तो कौन सी प्रेफरेंस आप करेंगे इन चारों में से कोई एक? तो ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं पहले। हम फाइल को सेव करेंगे, लिखा हुआ है सेव द फाइल विद अ डिफरेंट नेम, मेक चेंजेस एंड ईमेल हिम विद अ न्यू डॉक्यूमेंट विद द एडवाइस टू रीड बोथ ओल्ड एंड न्यू डॉक्यूमेंट फॉर चेंजेस। यानी सोहेल ने जो डॉक्यूमेंट दिया हमें, हम उसकी एक कॉपी बनाएंगे एक मुख्तलिफ नाम के साथ, नए चेंजेस उस नए डॉक्यूमेंट में करेंगे और सोहेल से कहेंगे कि भाई आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को अब आप कंपेयर करें, ओल्ड को वर्सेस न्यू के साथ, और चेंजेस देख लें। ये एक तरीका है तो ठीक, लेकिन आप देख रहे हैं ये एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये इफेक्टिव ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट एफिशिएंट नहीं है। ऑप्शन बी, मेक चेंजेस एंड हाईलाइट देम विद बोल्ड फॉन्ट स्टाइल। उसने कहा कि भाई आप उसी के ऊपर ओवरराइट करके चेंजेस कर दें, या आप हाईलाइट कर दें बोल्ड फॉन्ट स्टाइल बनाकर। ये भी मैनुअल तरीका है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है। राइट योर चेंजेस इन अ न्यू फाइल एंड क्रॉस रेफर द चेंजेस यूजिंग ट्रैक चेंजेस फीचर। यानी आप एक न्यू फाइल बनाएं, उसमें आप क्रॉस रेफरेंसेस ऐड करें ट्रैक चेंजेस फीचर के थ्रू। ठीक है, अगेन 2 फाइल्स बन जाएंगी और न्यू फाइल में वो नए चेंजेस नज़र आए। और ऑप्शन डी है टर्न ऑन ट्रैक चेंजेस फीचर बिफोर मेकिंग द चेंजेस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट आंसर, कि आपके पास जब एक डॉक्यूमेंट आता है और आप उसमें चेंजेस करने लगते हैं, तो आप ट्रैक चेंजेस का जो फीचर है उसको इनेबल कर दें, इससे पहले कि आप चेंजेस करना स्टार्ट करें। ट्रैक चेंजेस क्या करता है, ये थोड़ा सा फीचर के हवाले से बताता चलूँ। बेसिकली जब आप चेंजेस कर देते हैं, ट्रैक चेंजेस के फीचर को ऑन करने के बाद जब आप चेंजेस कर देंगे उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, तो नेक्स्ट टाइम उस ट्रैक चेंजेस में हमें बाकायदा एक समरी नज़र आती है कि जी आपने कौन कौन सी जगहों पे पहले किया था और अब नेक्स्ट चेंजेस आपने क्या किए हैं। अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूं, तो आपने एक्सेल के अंदर चैप्टर 7 या 8 के अंदर आपने सिक्योरिटी फीचर पढ़ा होगा, जिसमें आपने वर्कबुक की प्रोटेक्शन के हवाले से और शेयरिंग ऑफ द वर्कबुक पढ़ा, कि उसमें एक शीट हम क्रिएट करते हैं कि जब एक एक्सेल की वर्कबुक को मल्टीपल यूज़र्स जब शेयर करके चेंजेस कर रहे होते हैं, इसके बाद एक हिस्ट्री नाम की शीट हमारे पास क्रिएट हो जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने किन किन सेल्स के ऊपर क्या चेंजेस की। वो भी एक किस्म का ट्रैक चेंजेस ही हैं, लेकिन वो एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम वर्ड में देखें, तो अगर एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है, हम उसे रिव्यू करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, और फिर सामने वाले शख्स को, यानी इस सिनेरियो में सोहेल को, जब वो डॉक्यूमेंट वापस भेजेंगे, तो सबसे अच्छा ये है कि हम ट्रैक चेंजेस के फीचर को इस्तेमाल करें, जिससे वो एक ही डॉक्यूमेंट में पुराने और नए चेंजेस को जहाँ किए गए हैं यूज़र ने, उसको देख सके और ट्रेस कर सके। ठीक है। MCQ नंबर 39, in MS Word which of the following combination of special text effects may be applied simultaneously on a particular text। ठीक है जी, तो लेट्स से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं जो आपको एग्जिस्टिंग नज़र आ रहा है, और अगर मैं एक
टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूं फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, और इसमें मैं अपना एक नाम लिख देता हूं, रहीम। ठीक है, तो देखें आपके पास यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्मेट का टैब मौजूद है जहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल्स है, और इसमें हमारे पास है टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट फिल और एक ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट्स जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, और इस एमसीक्यू में टेक्स्ट इफेक्ट्स की ही बात की गई है। ठीक है, सो स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स में बी अप्लाइड साइमल्टेनियसली ऑन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। किस किस तरह के इफेक्ट्स यहाँ मौजूद हैं, तो कुछ नाम लिखे हुए हैं, ग्लो एंड रिफ्लेक्शन, आउटलाइन एंड शेडो, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। क्या ये साइमल्टेनियसली अप्लाई किए जा सकते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर? तो ज़रा देख लेते हैं। सो मैं क्लिक करता हूँ इस टेक्स्ट इफेक्ट्स के ऊपर और देखें यहाँ पे शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, तो मैंने ग्लो में से कैटेगरी सेलेक्ट की, इसके बाद मैंने रिफ्लेक्शन को अप्लाई किया इसी के ऊपर, इसी के साथ मैंने शेडो को भी अप्लाई किया। तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब है एक वक्त में एक से ज़्यादा ऑप्शंस उस पर अप्लाई किए जाएँ। तो येस, दिस इज़ पॉसिबल कि आप इन टेक्स्ट इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर साइमल्टेनियसली, दिस इज पॉसिबल। सो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 40 MCQ इन MS Word द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर शॉर्टकट की आप अप्लाई करेंगे जिससे आपको उसका रेलेवेंट आंसर मिलेगा, दैट विल बी द राइट आंसर। बट इस MCQ में देखेंगे कि क्या ऑल ऑफ द अबव सही है, क्या ये तीनों शॉर्टकट की से एक ही काम होगा, क्या उससे हमें फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। सो ज़रा चेक कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर मैं कंट्रोल D प्रेस करूं तो उससे मेरे पास फॉन्ट का डायलॉग विंडो बिल्कुल आ जाता है। इसका मतलब ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन B है कंट्रोल शिफ्ट F, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F, जी हाँ बिल्कुल, इससे भी फॉन्ट का डायलॉग विंडो ओपन हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट P, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करता हूँ, जी हाँ इससे भी फॉन्ट का डायलॉग विंडो ओपन हो रहा है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। तो इसका मतलब एक चीज़ तक पहुँचने के लिए समटाइम्स एक से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के MCQs फिनिश होते हैं। अब हम 41 से 50 तक देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, और इसी तरह से जब हम 50th MCQs पर होंगे, जो सबसे लास्ट MCQ है, आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ये वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो का एक एक पार्ट ज़रूर देखा होगा, समझा होगा, और आप इन्हीं सारी टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट टाइम से और MCQs के आंसर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो 41 को डिस्कस करते हैं। अब हमारा पावर पॉइंट का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिज़ाइन थीम्स आर यूज टू। ठीक है, तो अगर मैं पावर पॉइंट ओपन कर लूँ और मैं डिज़ाइन के टैब में थीम्स को ज़रा देखूँ, तो लेट सपोज अगर आपके पास मल्टीपल स्लाइड्स हैं और मैं कोई एक स्पेसिफिक थीम अप्लाई करता हूँ, तो पहली चीज़ हमें ये कंसिडर करनी है कि थीम्स में चीज़ें होती क्या हैं हमारे पास। ठीक है, सो आपके पास थीम्स में 4 चीज़ें हैं। थीम्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है कलर्स का, फॉन्ट्स का, इफ़ेक्ट्स का और डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड स्टाइल्स का। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक थीम क्रिएट होता है। आपके पास मल्टीपल किस्म के थीम्स मौजूद होते हैं। आप अपना एक करंट थीम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑफिस थीम होता है। ठीक है, तो ये है थीम की डेफिनेशन ओवरऑल। लेकिन इस MCQ के लिहाज से आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप थीम अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ ऑल स्लाइड्स। ठीक है, यानी जो प्राइमरीली इस जनरलाइज सेंटेंस से हमें जो सही आंसर निकालना है, दैट इज ऑप्शन D। MCQ नंबर 42, टू सेलेक्ट स्लाइड नंबर 7 एंड 32। देखें आप इसको ध्यान से पढ़ें, ये कह रहा है स्लाइड नंबर 7 और 32 पावर पॉइंट में आपको सेलेक्ट करनी है। ये नहीं कह रहा कि 7 से लेकर 32 तक, सिर्फ कह रहा है 7 और 32 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आप उस सूरत में कंट्रोल और क्लिक करेंगे बोथ स्लाइड्स में, यानी सबसे पहले आप स्लाइड 7 पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे
और फिर स्लाइड नंबर 32 पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि 7 से लेकर 32 तक होता तो फिर हम शिफ्ट प्लस क्लिक पे जाते। ठीक है जी। तो एक बात याद रखिएगा, जब नॉन एडजेसेंट सिलेक्शन होता है तो कंट्रोल की इस्तेमाल की जाती है, जब एक एडजेसेंट सिलेक्शन होता है तब हम शिफ्ट की को इस्तेमाल करते हैं। MCQ नंबर 43, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द रिहर्स टाइमिंग इज, जब एक यूज़र, जब एक प्रोफेशनल पर्सन या स्टूडेंट एक प्रेजेंटेशन देने जाता है फाइनल, इससे पहले वो प्रैक्टिस करता ज़रूर है, वो रिहर्स करता है बेसिकली। ठीक है, तो रिहर्स टाइमिंग्स हमारे पास फीचर है जो स्लाइड शो के टैब में मौजूद होता है। ये बेसिकली आपको प्रैक्टिस करवाता है कि जब कितना ड्यूरेशन आपको लगेगा एक स्लाइड पे उसको एक्सप्लेन करने में, और नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने के लिए फिर आपकी सीक्वेंस बनती है। ठीक है, तो आप रिहर्स करते हो अगले 10 मिनट के अंदर मुझे 5 स्लाइड्स को फिनिश करना है, तो हर स्लाइड पे मुझे कैसे टाइम कंज्यूम करना है और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ऑटोमेटिकली कब अपीयर हूँ। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है इस MCQ का, विच इज़ ऑप्शन डी, द रिकॉर्डेड टाइम आफ्टर विच द नेक्स्ट स्लाइड वुड अपीयर ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द स्लाइड शो। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि रिहर्स टाइमिंग के फीचर को अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा इस वीडियो ट्यूटोरियल के बाद, तो आपको और एक्सप्लेन हो जाएगा डिटेल में। MCQ नंबर 44, इन आ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नाउ दिस इज़ जस्ट अ जनरलाइज सेंटेंस। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब देखें ये थोड़ा सा ट्रिकी MCQ है, इसमें बोथ A एंड B भी है और इसमें नन ऑफ द अबव भी है। ठीक है, अगर बोथ A एंड B सही है तो फिर ऑप्शन C बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, तो फिर नन ऑफ द अबव होगा। ऑप्शन A चेक करते हैं, अ टेबल कैन बी इंसर्ट फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू। तो मैं पावर पॉइंट में इंसर्ट में जाता हूँ और देखता हूँ कि टेबल इंसर्ट हो सकता है, तो ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। अ टेबल कैन बी इंसर्ट बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट टेबल इन द कंटेंट पेन ऑफ अ न्यू स्लाइड। अच्छा जी, सो अगर मेरे पास एक न्यू स्लाइड है तो आप देख सकते हैं इसमें जो प्लेस होल्डर है यहाँ पर भी टेबल का ऑप्शन मौजूद है, इंसर्ट टेबल। ठीक है, और अगर मैं राइट क्लिक करूँ और लेआउट्स पे जाऊँ तो यहाँ आपको डिफरेंट लेआउट्स मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास 2 कंटेंट वाली स्लाइड्स भी होती है, कंटेंट विद कैप्शन भी है। ठीक है, और टाइटल एंड कंटेंट भी है। तो यहाँ पर देखें इन तमाम कंटेंट वाले बॉक्सेस में, इन प्लेस होल्डर्स के अंदर से भी आप यहाँ से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो इस MCQ का सही आंसर होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट 45, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू टर्न ऑफ फूटर इन द हैंडआउट्स ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज, कि एक फूटर है आपके पास, उसको आपको ऑफ करना है। किस में ऑफ करना है? हैंडआउट्स में। ठीक है, ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो देखें ये 4 तरीके हैं, चारों में से डेफिनेटली अब इस तरह के MCQs में कोई एक बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा जो जिसमें एफिशिएंसी भी होगी और इफेक्टिवनेस भी होगी डेफिनेटली। तो हम ज़रा चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के इंसर्ट के टैब में जाएं, हेडर एंड फूटर में जाएं और वहाँ से या तो फूटर डेफिनेटली यहाँ होगा, उसको अनचेक करें और अप्लाई करें या अप्लाई टू ऑल करें। ठीक है, दैट्स अंडरस्टूड। सो इंसर्ट, हेडर एंड फूटर, नोट्स एंड हैंडआउट्स, अनचेक फूटर, दिस इज द करेक्ट वन। फिर ऑप्शन B, C और D में ये व्यू टैब्स की बात कर रहा है। तो अगर हम व्यू टैब पर जाएं, ठीक है, और व्यू टैब में अब हम ज़रा ऑप्शंस को चेक करते हैं हैंडआउट मास्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखें MCQ में क्या बात की गई है, टर्न ऑफ फूटर इन द हैंडआउट्स। ठीक है, सो व्यू टैब में हैंडआउट्स मास्टर्स में ज़रा चेक कर लेते हैं। व्यू टैब, हैंडआउट्स मास्टर, और हैंडआउट्स मास्टर में यहाँ देखें फूटर लिखा हुआ है, प्लेस होल्डर्स के ग्रुप के अंदर यहाँ फूटर का ऑप्शन है। फूटर पे जैसे मैं अनचेक करूँगा यहाँ से फूटर इनविजिबल हो जाएगा और जैसे ही चेक लगाऊंगा तो विजिबल हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे जहां हम हैंडआउट मास्टर में जाके फूटर को एक्टिव या डिसएक्टिव या आप इनेबल या डिसेबल कह सकते हो, वो कर सकते हैं। ठीक है ना, अनचेक कर सकते हैं। नोट मास्टर की बात नहीं की हुई यहाँ पर, स्लाइड मास्टर की भी बात नहीं की हुई, हैंडआउट मास्टर की बात की हुई है। सो दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, अगर जर्नलाइज स्लाइड्स की बात करता तो मैं ऑप्शन 1 की तरफ जाता, ऑप्शन A की तरफ जाता, बट अभी क्योंकि हैंडआउट्स की बात कर रहा है
तो हैंडआउट मास्टर से हम इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे और दिस विल बी द राइट आंसर. MCQ number 46. If toggle case font is applied on selected text in a PowerPoint presentation, it will. So यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं. Let's suppose मैंने अपना नाम लिखा रहीम, ठीक है, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है, मैं इस टोगल केस पे क्लिक करता हूँ. तो स्मॉल में लिखा हुआ था, देखें ये पूरा कैपिटल हो गया. अब कैपिटल लिखा हुआ है, मैं फिर से टोगल केस इस्तेमाल करता हूँ तो ये स्मॉल हो जाता है. यानी जिसमें होगा उसका रिवर्स होगा, यानी स्मॉल है तो कैपिटल कर देगा, कैपिटल होगा तो स्मॉल कर देगा, ठीक है ना, अपोजिट कर देगा. तो ज़रा पढ़ लेते हैं. कन्वर्ट ईच कैपिटल लेटर टू स्मॉल एंड वाइस वर्सा. कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस टू कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स टू स्मॉल. कन्वर्ट ऑल लेटर्स टू कैपिटल. कन्वर्ट ऑल लेटर्स टू स्मॉल. तो देखें हमने एक चीज़ अभी आइडेंटिफाई की, कन्वर्ट ईच कैपिटल लेटर टू स्मॉल एंड वाइस वर्सा. अच्छा, एक और ऑप्शन को भी यहाँ चेक कर लेता हूँ. अगर मेरे पास एक सेंटेंस हो, जैसे ऑप्शन बी की बात कर रहा है ना, कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस टू कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ द स्मॉल. तो अगर मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन में लिखूँ माय, एक स्मॉल सा सेंटेंस बना रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, माय नेम इज़ रहीम, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसमें तमाम चीज़ें स्मॉल में लिखी हुई हैं, स्मॉल लेटर्स में. अगर मैं इस सेंटेंस को सेलेक्ट करूँ और टोगल केस अप्लाई करूँ तो देखें तमाम कैपिटल हो गया और फिर से टोगल केस तो तमाम स्मॉल में हो गया. इसका मतलब हमें ये क्रॉस चेक हो गया कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है, तो देखें MCQs को अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं आपको. आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, एप्लीकेशन पे कमांड होगी, आप जल्दी से उस ऑप्शन को ढूंढ कर MCQs का आंसर इस तरह से निकाल सकोगे और विद इन 30-45 सेकेंड्स में आंसर सही अटेम्प्ट कर लोगे. MCQ number 47. While applying the transition effect in a PowerPoint presentation show, you can customize. जब आप ट्रांजिशन, हमेशा याद रखिएगा स्लाइड्स पर होती है, तो ट्रांजिशंस का हमारे पास पूरा एक सेपरेट टैब है. और ट्रांजिशंस किस पे होती है, देखें, साउंड, ड्यूरेशन और उसके इफेक्ट ऑप्शंस पे. ठीक है जी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है स्पीड, साउंड एंड डायरेक्शन, जो कि इफेक्ट होता है ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट. कलर्स नहीं होते इसमें. ठीक है जी. 48. In a PowerPoint presentation, keyboard shortcut to insert a hyperlink in a slide. ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ एक्सेल और वर्ड में कि शॉर्टकट कीज़ कौन सी सही होगी. आप सिंपली टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है, और टेक्स्ट लिखने के बाद 1 by 1 उसके ऊपर वो शॉर्टकट की अप्लाई करोगे. फॉर एग्जांपल Ctrl+K मैं अप्लाई करता हूँ, तो जैसे मैं Ctrl+K अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हाइपरलिंक Ctrl+K की शॉर्टकट की से अप्लाई हो रहा है. इंसर्ट हाइपरलिंक का आपको डायलॉग विंडो यहाँ नज़र आ रहा है. ठीक है जी. सो इस सिनेरियो में ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. 49. In Microsoft PowerPoint, screenshot feature can be used to insert a picture of any open window that is not minimized to the taskbar. आप Microsoft PowerPoint के अंदर जब इंसर्ट में जाते हो और स्क्रीनशॉट होता है तो यहाँ अवेलेबल विंडोज़ में सिर्फ आपको वही विंडोज़ नज़र आएंगी जो आपके टास्क बार पे मिनिमाइज नहीं होंगी, उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ना फॉर एग्जांपल अगर एक एप्लीकेशन ओपन है लेकिन वो मिनिमाइज्ड है तो वो यहाँ अवेलेबल विंडोज़ में स्क्रीनशॉट में नहीं नज़र आएगी. ठीक है. MCQ number 50. And that's how we have completed the model paper by the ICAP, which is one of the old one, but तमाम MCQs बड़े relevant है आज तक 2021 में भी. तो MCQ number 50 है, which of the following picture styles would not be available if a picture is to be inserted in a PowerPoint presentation. Picture styles की बात करें तो मैं quickly एक picture insert कर लेता हूँ just for the demonstration. Let's say insert में जाएंगे pictures from this device और एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं. अब इस पिक्चर में वो कह रहा है कि जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हो तो फॉर्मेट का टैब ऊपर देखा आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, उसके अंदर पिक्चर स्टाइल्स का एक ग्रुप मौजूद है. अब देखें कितने सारे स्टाइल्स हैं. अब मैं आपको बताता हूँ इस MCQ में कॉमन सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल करना है.
कितने सारे स्टाइल्स हैं ना आपके पास, तकरीबन 3, 3, 6, 7, 7, 4 जितने बनते हैं वो आपको इतने स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, स्टाइल्स के नाम कैसे नज़र आएंगे? जब आप अपना कर्सर रखेंगे तो देखें ये आपको टूल टिप नज़र आएगी और उसमें उसका नाम नज़र आएगा। तो हर एक का मुख्तलिफ नाम है, आप कर्सर रखोगे आपको नाम नज़र आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे स्टाइल्स हैं, सवाल क्या पूछा है कि भाई इसमें से कौन सा नहीं है। अब इतने सारे क्या नाम सर हम याद करेंगे? नहीं, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखो, इसमें फोकस करो कि पिक्चर स्टाइल्स के कौन से शेप्स मौजूद हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल। तो अगर मैं प्रेजेंटेशन में फिर से जाऊं और मैं पिक्चर स्टाइल्स को खोलूं तो देखो मुझे स्क्वायर भी नज़र आ रहे हैं, कुछ रेक्टेंगल्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और मुझे ओवल नज़र आ रहे हैं। क्या आपको कहीं ट्राइंगल नज़र आ रहा है इस पूरी विंडो में? कोई ऐसा शेप जिसमें ट्राइंगल बनाओ? नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्विकली आंसर कैसे निकाला कि सिंपल ट्राइंगल जैसा कोई पिक्चर स्टाइल मौजूद नहीं है जब हम पिक्चर पे स्टाइल को अप्लाई करते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो समटाइम्स आपको देखें इस तरह से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आंसर देना पड़ता है। बज़ाहिर ऐसा नहीं है कि मैं ये रेकमेंड करूं कि भाई आप हर पिक्चर स्टाइल का नाम रट्टा लगाओ या याद करो, या एक एक के ऊपर कर्सर रखोगे तो उसमें आपको बड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो आप कॉमन सी चीज़ आपने ये ट्रेस कर ली, भाई ट्राइंगल तो मैं देखूं है या नहीं है। आपने कहा ट्राइंगल तो इसमें शेप्स के स्टाइल्स में है ही नहीं, एंड दैट विल बी द राइट आंसर, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कितना आसान हो गया एमसीक्यूज का जवाब देना। आई होप कि ये तमाम टेक्निक्स आपको पसंद आई होंगी। आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के हवाले से। 50 के 50 एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, कोशिश की है जितनी डिटेल दे सकूं मैंने दे दी हैं। स्टिल कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको पूछने की ज़रूरत है तो उसको कंप्लीट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखिएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये मॉडल पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है, इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।